सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, जो लोग हमें ज्वाइन किए थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देयर इज अ ग्लिच जो हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सना, आपको मैं अगर लाइव नजर आ रही हूँ, प्लीज ज्वाइन मी। हाँ हसन राशिद प्लीज। ऐड ठीक हो गया, मैंने आपको ऐड किया है। हसन राशिद के नाम से जो है अकाउंट मैंने ऐड किया है। एडिंग एडिंग एडिंग। आज हमारा सारा प्लान खराब हो गया, हम लोग की पूरी चीज प्लान थी एंड दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। हसन राशिद, आई मीन सना, जिस अकाउंट से आप कनेक्टेड हैं, ये कैन यू सी मी? आपको मैं रिक्वेस्ट भेज चुकी हूँ, प्लीज ज्वाइन कीजिए, अपने कैमरे को ऑन कीजिए। आई एम एडिंग यू, आई हैव एडेड यू। कमर दर्द से सर दर्द होने लगेगा। कहाँ कमर दर्द के रोने रोने थे हमने, अब सर दर्द होगा। उफ अल्लाह, हमने जो लिंक्स क्रिएट किए हैं वहां पे लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है आज? वाई वाई वाई, क्यों हो रहा है ऐसा? I am trying to bring you on camera, but this thing is why not working? क्यों नहीं चल रही है? Very good, very good, very good. हाँ, very good. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शुक्र हाल है है सना आपके? जैसे कहते हैं ना, कदर आ जाती है जी। एक मिनट, अब जो इतना यहाँ पर रश लग गया ना कि जी आप लाइव क्यों नहीं है, मैं उनको जवाब दे दूं कि हम लाइव आ गए हैं। वी आर लाइव ऑन फेसबुक। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं आप? दौड़ लगवा दी हमने आपकी, घर से हम पता आ गई है। आज तो पता चल गया भाई। है ना? बड़ी बड़ी टेंशन बन जाती है ना उनसे। हमने कहा आज हमने आपसे कमर दर्द करना है, हम आज भी थोड़ी सी आपके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। स्टार्ट हो जाती है, ये भी है एक। हाँ, अच्छा भाई, आज सीन ये है कि अगर जो लोग हमारे साथ हैं, प्लीज एक हमें थम्स अप दे दें कि आप हमारे साथ हैं और हम आपको नजर आ रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं, तो हमें तसल्ली हो जाए कि सब कुछ चल पड़ा है। अली इमरान इज वॉचिंग। अली इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अली, कैन यू सी अस? कैन यू हियर अस? हाँ जी बोल दीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछना आपसे, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि वी आर देयर। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई आज हमने बड़ी जरूरी गपशप लगानी है और वो है जी कमर दर्द, यानी कि लोअर बैक पेन। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं। ओए, कुछ गिर गया। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सना है हमारे साथ। सना, डॉक्टर सना आयशा मेडी ईस्ट में बैठती हैं, मेडीज पैरागॉन सिटी में, पैरागॉन सिटी लाहौर। शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड इनकी पूरी 5 साल की ट्रेनिंग है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि लोगों के पुल पुर्जे कैसे सही किए जाते हैं। तो आज हम सना से पूछेंगे सबसे पहले कि उनकी स्पेशलिटी है क्या, और फिर ये कि पर्टिकुलरली हम आज एक बहुत इशू बड़े के ऊपर बात करेंगे जो तकरीबन हर दूसरे बंदे का है, और वो है कमर दर्द। और कमर दर्द में भी जो लोअर बैक पेन है, और फिर ये क्यों होती है, हमारे लाइफस्टाइल के साथ क्या चीजें एसोसिएटेड है, और फिर ये कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके जो है इन दर्दों से आजाद हो सकते हैं। तो मजीद वक्त जाया किए बगैर मैं सना की तरफ चलती हूँ। सना, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सबीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो गई हूँ। है ना? सना अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमें पता चल जाए कि हम आपकी डोमेन को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि जनरली तो हमें पता होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि एक लेमैन की सेंस में समझना और एक जब खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट समझाता है कि वो क्या करता है तो फिर हमें समझ ज्यादा आती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगी कि मेडिकल साइंसेज में ये एक बहुत स्पेशल फील्ड है, जिसमें जो है आपको एक्सरसाइजेस प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी इन दोनों के साथ जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बहुत से लोग हैं, ठीक है, हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, एक तो है कि पेन किलर्स हैं और सेकंड एक ऑप्शन है सर्जरी। पेन ठीक किलर है। जब क्या है कि हम लोगों ने खाई है, कि बहुत से लोग खाते हैं तो वक्ती तौर पे क्या होता है कि आराम आ जाता है, ठीक है। सपोज एक हम्म। बंदा जो है वो डिस्क का है, ठीक है, उसको डिस्क प्रॉब्लम कोई चल रही है, तो उसने कहा जी मैंने मेडिसिन खा ली, एक तो ये ऑप्शन है कि मुझे वक्ती तौर पे आराम आए। सेकेंडली वो ये है कि डिस्क को हम जो है वो ऑपरेट करवा के उसको मतलब फिक्स करवा दिया जाए। लेकिन कोई बंदा ये नहीं सोचता कि उसके बीच की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे गई। बीच की प्रॉब्लम बिल्कुल, ये ये है, यानी कि हम टोटका ढूंढते हैं कि दवाई से इस्तेमाल, दवाई से हम दर्द को खत्म कर लें, हम रूट कॉज नहीं जानने की कोशिश कर रहे होते, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही पेन किलर ने आपको उस टाइम पे पेन तो बिल्कुल ठीक कर देनी है, लेकिन उसने जो डिस्क का मसला आ रहा है उसने डिस्क को वापस अपनी जगह पे तो नहीं करना। तो जो मेन बिल्कुल ठीक आपकी है। पेन या मेन जो आपकी कॉज है उस चीज को ट्रीट जो है वहां पे जाके वो फिजियोथेरेपी आपको करती है। आपकी ठीक है। मेडिकेशन और आपकी जो सर्जरी है उसके बीच में हमारे पास क्या आती है कि जिसको हम एक्सरसाइज पोस्टर्स के थ्रू और डिफरेंट आपको गाइडलाइन दे के एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम ये जो सादी जबान में बिल्कुल जाते हैं, सबसे पहले ये मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूँ। मैं एक्चुअली साथ साथ ना, वो हमारी इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं और मैंने सिर्फ लिंक क्रिएट किया है ताकि वो हमारे लोगों तक पहुंच जाए। आई होप पहुंच जाए अब। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो कमर दर्द होती है इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? 1 2 3 4 करके, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक की हड्डी में मसला हो। तो कमर दर्द जो है उसमें रीजंस क्या होते हैं? अच्छा, कमर दर्द के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अच्छा बहुत से लोग जो हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि एवरी बैक पेन इज नॉट द सेम। ठीक है, लोगों ने समझाया हुआ है कि अगर एक को जो मसला है वो लोग समझते हैं कि दूसरे को भी वही मसला है। अब इसमें टू टाइप्स आती हैं, एक मैकेनिकल है और एक नॉन मैकेनिकल है। ठीक है। मैकेनिकल में ये होता है कि उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है, यानी कि उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन मैकेनिकल है उसमें ये होता है कि उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू नहीं ट्रीट कर सकते, उसमें ये एडवांस मेडिकेशन या एडवांस पेशेंट जो है उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसको आप इन सेंस कह लें कि रेड फ्लैग्स होते हैं, उसको हम ऐसे पेशेंट को जो है वो रेफर कर देते हैं कि इसका फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले जैसे मैकेनिकल की मैं बात करी, उसमें हमने हिस्ट्री देखनी होती है कि जो पेशेंट है वो आके हमें हिस्ट्री बताएगा कि मैं गिरा था या मुझे कोई जर्क लगा या कुछ ना कुछ मेरा एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई ऐसे पेशेंट्स में जो है वो उनकी हिस्ट्री होती है। और साथ ये है कि इसमें मूवमेंट रिलेटेड हमारे में जो है वो पेन आती है कि सपोज हम ऐसे फ्लेक्शन करें या एक्सटेंशन या साइड बेंडिंग कोई भी कर रहे हैं तो पेशेंट को जो है वो पेन फील होती है। इसके अलावा जो नॉन मैकेनिकल है उसमें ये होता है कि पेशेंट को जो है वो ये है कि कोई भी उसने मूवमेंट करनी है तो सेम पेन फील होती है। अगर उसने ये वाली मूवमेंट करनी है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, वो सेम पेन से गुजरता है। समटाइम्स पेन होती भी नहीं है, पेशेंट कहता है कि 3 4 दिन तो मुझे पेन रही नहीं है, उसके बाद जो है वो मुझे पेन स्टार्ट हो गई। एक और मेन डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे पास मैकेनिकल पेन्स के ओहो, आज कुछ आवाज आ रही है, अब आ गई बैक। जी। कंटिन्यू करते हैं। दूसरा ये जो मैकेनिकल पेन के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये होती है उनकी पेन जो है कि लोकलाइज या फिर रेडिएटिंग होती है। लोकलाइज ये कि अगर उसको पेन सपोज बैक पेन है तो वो बैक के एरिया में ही पेन करेगी। अगर ठीक है। तो ठीक है। इसके अगर अलावा जो नॉन रेडिएटिंग होगी तो वो मूव करेगी।
रेडिएटिंग होगी तो ये है कि जहां जहां पे नर्व सप्लाई, अगर सपोज उसको कोई डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर उसकी जहां से बैक से जो जो नर्व सप्लाई अगर सपोज लेग्स तक जा रही है, तो वो उसको पेन जो है वो जहां जहां से नर्व पास करेगी उसी पाथवे पे जो है वो पेन आएगी। जबकि जो नॉन मैकेनिकल है उसमें हमारे पास ये होती है कि रेफर्ड पेन होती है। रेफर्ड पेन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट है, उसको कोई ट्यूमर हुआ हुआ है अंदर, या वो कैंसर का पेशेंट है, अब उस वजह से उसको क्या है, बटक में भी पेन हो सकती है, उसको पेट में भी पेन हो सकती है, उसके रिब्स में भी पेन हो सकती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि पेशेंट मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल है, ये बहुत जरूरी होता है। इसके अच्छा, अलावा मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकती हूँ, सॉरी, मैं एक जगह पे रोक रही हूँ। देखिए, ये सब बातें जो है ये तो जब हम घर में होते हैं ना, मैं इधर आना चाह रही हूँ इस बात के ऊपर कि जब हम घर में होते हैं हमें दर्द उठती है, ठीक है, हम मैं वहां से शुरू, क्योंकि देखिए ये जो आप बात करी इसको समझने के लिए तो इंसान को उठ के जो है ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ये जो हम अभी घर में ही हैं और हमें कमर में दर्द उठी है, और उसके लिए जो मुझे मैं एज ए ले पर्सन आपके सामने एक दो चीजें रखती हूँ, मुझे बताइएगा कि जो हम अप्रोचेस यूज करती हैं ये कितनी गलत या कितनी राइट हो सकती हैं। कमर में दर्द होता है तो हमारे यहाँ यूजुअली क्या है कि दवाई, पहली चीज दवाई खा लो, दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि हम दबाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ये जो आपकी बात है कि दबाते हैं, कभी कभी हम मालिश करवाते हैं, ठीक है, ये घर में हम चीजें नुस्खे कर रहे होते हैं। या फिर हमें लगता है कि जी अच्छा दवाई खा ली, अब दवाई के अंदर भी कुछ दवाइयां हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, कुछ हैं जो मस्कुलर हैं, और हमें नहीं पता कि वो हमारी नर्व की पेन है या हमारी मस्कुलर की पेन है, हमारी मसल की पेन है या हमारे जोड़ की दर्द है। तो ये पहले ये बताइए कि एक आम बंदे को ये क्या समझनी, दर्द को, कमर की दर्द को आइडेंटिफाई किस हद तक वो घर पे कर सकते हैं, और कब, व्हाट, विच रेड फ्लैग, एट व्हाट रेड फ्लैग दे हैव टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन के जो उन्हें रिकमेंड करे कि आप इलाज करवाओ। जब भी किसी को कोई भी मस्कुलर पेन या कहीं पे भी उनको पट्टों का खिंचाव हो, उनको चाहिए कि फौरन अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है वो जाएं। हमारे यहाँ पे क्या है कि एक्यूट कंडीशन में लोग जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं है। कोई मसला स्टार्ट हुआ जी, वो मेडिसिन भी खा ली, वो मेडिसिन भी खा ली, जी आराम आ जाएगा, वो वक्ती तौर पे आता भी है। लेकिन उसके साथ जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, हमारे पोस्चर्स ऐसे होते हैं कि वो पेन को बढ़ाते रहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि हम क्रोनिक स्टेज में जाके और कहते हैं कि अब हम जी हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। तो बेहतर ये है कि जब आपको अर्ली स्टेज पे कोई सिम्टम फील हो, आपको कोई भी पेन हो मस्कुलर या भी कोई स्पैज्म या फिर आपको कोई खिंचाव वगैरह फील हो, तो आपको फौरन उसी टाइम कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं होता कि जी वो पट्टा खिंच गया है, हमारे बड़े बड़े भी कहते हैं जी ऐसे दबाओ तो सही हो जाएगा। अब ये चीज नहीं होती, फौरन उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पहले फिजिशियन के पास जाना है या सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि आप फिजिशियन, देखिए, एक होती है परसिस्टेंट पेन्स, आपको पता है कि आपके कंधे में रहती है पेन, खिंचाव आपके रहता है, आपका वर्क स्टाइल ऐसा है, पैटर्न ऐसा है। एक है आपको दर्द उठी है और अचानक उठी है, दो फर्क कैफियत हो सकती है ना। तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है और क्या क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए आपने अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है तो आप उसके पास भी जा सकते हैं। अवेयरनेस तो इतनी आजकल लोगों को है कि कौन सा मसला किसका है। लेकिन अगर फिर भी आप किसी अपने जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो वो ये होता है उसका कि वो आपको वक्ती तौर पे ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन देते हैं, लेकिन वो रेफर फिजियोथेरेपिस्ट को ही आगे करते हैं। जिसका जो मसला है वो उसी को ट्रीट करते हैं, और सही वे भी यही है। आप मेडिसिन खा खा के ठीक तो रहेंगे, लेकिन आजकल मेडिसिन आप कितनी खाएंगे, हफ्ता खा लेंगे, 2 हफ्ता, बंदा वो भी रेगुलर नहीं खाता है। मसला तो वहीं का वही रहा ना, उसने तो जस्ट पेन सेटल डाउन करनी है। ठीक है, तो यानी कि मुझे समझ में ये आ रहा है कि दर्द की पहली बात तो वजूहात को समझना जरूरी है, और वो बंदा खुद नहीं समझ सकता, ठीक है। वही वाली बात कि अगर एक दर्द उठी है तो वो नर्व की दर्द है, वो मस्कुलर दर्द है, वो खिंचाव है, वो स्पैज्म है, वो कॉन्टिन्यूस है, वो एक पैटर्न के तहत है, या वो अचानक हुई है और वो रेडिएट कर रही है। यानी ये जो पूरी चीजें, ये हम सिम्टम्स तो बता सकते हैं, लेकिन इस पर हमें करना क्या चाहिए ये हमें घर बैठ के नहीं हम इसको रेक्टिफाई कर सकते, ऐसा ही है? बिल्कुल, इसका डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। हम तो जस्ट उसको सिम्टम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे भाई ये पेन है, वो आगे डॉक्टर का काम है। इसलिए खुद डॉक्टर ना बने तो टाइम से डॉक्टर के ठीक है, पास जाए। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए आपका अपना कंफर्ट है कि अगर आप अपने फिजिशियन को पहले दिखाना चाहते हैं
और फिर वहां से रेफरल लेना चाहते हैं टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, या आप डायरेक्टली अगर आपको पता है कि आपका कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप उसके डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ऐसे ही है? वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे समझ में आ गया कि दर्द। दूसरा मुझे ये बात बताएं कि फिर भी, क्योंकि हमें पता है हमें लोगों को हॉस्पिटल लाना या डॉक्टर फिजिशियन तक लाना एक मुश्किल काम है, घर में ऐसी क्या चीजें हैं जो, या लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीजें हैं, या ऐसे कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली दर्द को कॉज करती हैं? और इसके अंदर जब आप ये एक्सप्लेन करें तो जाहिर है इसमें औरतों के कुछ और मसाइल होंगे, मर्दों के कुछ और होंगे, हमारे पोस्चर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी सिटिंग पोजीशंस और इन चीजों को लेके होंगी चीजें। तो जरा ये आइडेंटिफाई करें व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ये जो बैक एक्स होती हैं इसके पीछे। अच्छा, सबसे पहले सिटिंग की बात कर लेते हैं। अब सिटिंग में हम लोगों के घर में मोस्टली रात को एक रूटीन है कि सबने अपने काम वगैरह से फारिग होके जो है वो बेड पे जाना ही जाना है। अब मोस्टली हमारे घरों में क्या होती है, बेड की टेक्स क्या होती हैं, बिल्कुल ऐसे सीधी होती हैं। उस पे हम लोग क्या बिल्कुल करते हैं सही। कि जी जी, उसमें क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग सिटिंग पोजीशन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने बेड के साथ टेक तो लगा ली, टांगे भी हमारी सीधी हैं, लेकिन बीच में जो हमारा लोअर बैक का एरिया, उसमें क्या होता है, हमारा कर्व वो खाली रह जाता है। अब पीछे हम जितने भी तकिए लगा ले वो खिसक खिसक के, हमारी आदत है हमने नीचे आना ही आना है। उससे क्या होता है कि सारा स्ट्रेस जो होता है वो हमारी स्पाइन पे आता है। अब नॉर्मली लोअर स्पाइन स्पाइन जो पे आता है? लोअर स्पाइन लोअर में, स्पाइन क्योंकि पे आता ऊपर है, तो ठीक है। ऊपर तो स्पोर्ट मिल गई, नीचे से वो कर्व खाली रह जाता है, जिस वजह से सारा लोड जो है वो हमारे जो है वो लो बैक पे आता है। इसके अलावा ठीक जब है। हम लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हुए उसका तो बिल्कुल इफेक्ट हमारी नेक पे भी जाता है, शोल्डर पे भी जाएगा और लोअर बैक पे भी जाता है। और अच्छा, ये जो इसके लैपटॉप वाली बात आपने की, कुछ लोग बेड पे बैठ के लैपटॉप यूज करते हैं। बेड की बात ही कर रही हूँ कि बेड पे बैठ के ही हाँ, यूज करते हैं। उसकी हाइट नीचे होती है, यूं आपने किया होता है, टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो सारा वो तो लोअर बैक तो गई गई, साथ हमारी नेक जो है वो भी गई। तो इसलिए वो नेक शोल्डर वो तीनों चीजों को इन्वॉल्व करती है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको फ्लोर पे बैठते हैं। अच्छा, हमेशा जो है वो आपने हाई चेयर यूज करनी है। हाई चेयर से मुराद ये है, हमेशा हमारा जो हिप का लेवल है वो हाई होना चाहिए और जो हमारे नीज हैं उनका लेवल डाउन होना चाहिए। अब सपोज कि बहुत से होता है खैर के जमीन पे बैठ गए, वो चौंकड़ी मार के बैठ गए, उसमें क्या होता है, जो हमारी हिप बोन है वो बिल्कुल जमीन पे टच करती है और जो हमारे नीज है वो ऊपर हुए होते हैं, जिससे हमारी आजकल टेल बोन पेन बहुत निकलती है। तो इसलिए क्या है वो, मैं खैर इसकी केयर आपको आगे बताती हूँ, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, उनकी अब हर चेयर जो होती है उसकी ना डेप्थ अकॉर्डिंगली मतलब होती है। ये नहीं कह सकते हम सारी चेयर्स जो हैं वो एक तरह की होती है, कोई बहुत ज्यादा उनकी डेप्थ ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। उसमें भी क्या होता है कि हमारी जो है वो हिप बोन नीचे होती है, तो नॉर्मल क्राइटेरिया कि हिप बोन को नीचे से ऊपर होना चाहिए। हमारे घर में जो सोफाज वगैरह होते हैं वो भी पता है कुशन्स होते हैं, अंदर वो फॉर्मिंग होती है, सॉफ्ट होते हैं, उस पे हम बड़े मजे से जी बैठते हैं और फिर जब उठते हैं तो हमारी कमर रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा बैक का हिप एरिया जो है वो नीचे को गया होता है। इसके लिए तो हमेशा ये थंब रूल आपने ये बताया, तो थंब रूल आपने ये बताया कि हमारा हिप जो है, हमारे घुटने नीचे होने चाहिए और हमारा हिप ऊंचे लेवल पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से जमीन पर बैठना भी ठीक नहीं है, चौंकड़ी मार के और आगे लैपटॉप रख लिया या कोई चीज ऐसी फॉर लॉन्ग सिटिंग्स। और इसी तरह बेड पर भी एल शेप में बैठना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे भी हमारी वो इवन लेवल पे आ जाता है। तो बिल्कुल हाई चेयर होनी चाहिए और नहीं सेम चाहिए। और पोजिशन में। अगर आपने बेड पे बैठना है या चेयर्स पे लॉन्ग सिटिंग भी है, क्योंकि जाहिर है मर्दों ने तो ऑफिस जाना है 6-7 घंटे, वो जाहिर है उन्होंने बैठना ही बैठना है। तो बैक के कुशन्स आते हैं जिनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट ना हो, उसका जो एक नॉर्मल कर्व है वो मेंटेन रहे। इसी तरह जो हमारी टेल बोन का मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ कि हमारी हिप ऊंची होनी चाहिए और हमारा जो है नीज को डाउन होना चाहिए, उसके लिए भी कुशन्स अवेलेबल हैं जिसमें हमारा जो हिप का पीछे एक टेल बोन का एरिया होता है उसमें स्पेस छोड़ी जाती है ताकि उस पर प्रेशर ना आए और वो ये लेवल मेंटेन करता है। क्योंकि अगर आपने ये सब चीजें यूज करनी है तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपको साथ में जो कोई गैजेट्स वगैरह यूज करने चाहिए, जैसे ये बैक के कुशन्स आजकल मिल जाते हैं, तो ये जरूर रखें अगर आप अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एज ए थेरेपिस्ट आप क्या देखते हो, पैटर्न क्या देखते हो कि मर्दों में
लोअर बैक पेन, क्योंकि हम अभी पर्टिकुलरली लोअर बैक की बात करें, हाँ जाहिर है ओवरऑल कमर भी, बट लोअर बैक को व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द पैटर्न दैट यू सी कि जो जो लोअर बैक के साथ एक सर्टन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या एक सर्टन जेंडर से रिलेटेड आपको नजर आता है? मर्दों में क्या है, औरतों में क्या है, बच्चों में क्या, और ये जो हमारे यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको क्या नजर आता है? ये जो मिजाज है, एक ट्रेंड है, वो क्या नजर आता है? अच्छा, सबसे पहले औरतों की बात कर लेते हैं। औरतों में सबसे एक बुरा जो उनका पोस्चर है, जैसे उन्होंने किचन में काम करना होता है, तो किचन में काम करते हुए भी खड़े खड़े, अगर आपको मैं समझा सकूं, सपोज कभी हाँ, थक जाए तो यूं पे हाथ रखा होता है और एक टांग पे यूं करके खड़ी हो जाती है, कभी बंदा थक ही ठीक है, जाता है वेट जाके। अपना बैलेंस आउट कर देती है, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है कि आपका सारा स्ट्रेस जो है वो एक लेग पे जा रहा है, जिससे आपकी एसआई जॉइंट, हमारा एक हिप का जॉइंट होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी बहुत निकलती हैं। और ये पोस्चर जो है अमूमन गपशप करते हुए भी बंदा अडॉप्ट कर ही लेता है कि यूं हम खड़े हो गए। इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा ब्रॉड बेस यूज करनी चाहिए कि थोड़े से अपने लेग्स खोल के थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए, ताकि दोनों और लेग्स पे इवन वेट देखना चाहिए अपनी दोनों टांगों पे। ये, इसके अलावा जो टीचर्स की मैं बात करना चाहूंगी कि टीचर्स जो हैं वो टीचिंग करते हैं, उनके आगे डाइस होता है। आजकल रिवाज एक चला हुआ है कि खड़े होकर लेक्चर देने हैं, वो 40-45 मिनट्स बंदा खड़ा ही रहता है। फीमेल टीचर्स भी होती है, मेल टीचर्स भी होती है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहती हैं कि हमारे घंटे घंटे के लेक्चर्स होते हैं और उनको बैक पेन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वो डाइस उनके आगे पड़ा होता है तो वो ऐसे झुक के, ठीक है, ये उनका पोस्चर लेकिन होता है कि डाइस उन्होंने। यूजुअली अगर आप नॉर्मल हाइट की है, मतलब मेरी 5'1" हाइट है, और मुझे पता है कि मेरा डाइस तकरीबन यहाँ तक पहुंच रहा होता है, तो मतलब डाइस पर आप स्लाउच, अगर छोटे कद का बंदा है तो वो स्लाउच तो नहीं करेगा, अगर हाँ जरा टॉल है तो शायद वो स्लाउच करेगा, बेंड करेगा थोड़ा सा। ये अब इतना भी झुक रहे हैं ना, इतना सा भी, ये भी समझे हाँ, बैक पेन कर ही रहा है। ये हमें पता नहीं है इन चीजों का, ये भी झुकना बैक पेन कॉज कर रहा है, ये लेवल है फॉर ये। एक्सटेंडेड आवर्स, ठीक है। उसमें ये है कि So what आपको is the ये, right posture? पढ़ाने वालों के लिए व्हाट इज द राइट पॉस्चर? बिकॉज जो खड़े होके आप इंटरेक्ट कर पाते हैं वो बैठ के नहीं इंटरेक्ट कर पाते। आई माई सेल्फ अ टीचर, और मैं एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती जब तक मैं खड़ी ना हूं और मैं एक्टिव ना हूं क्लास में। तो या तो आपका मतलब ये है कि बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन में ना खड़े रहा जाए। उसमें ये है कि आप जैसे बोर्ड वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा सा आपने पढ़ाया और 2 to 3 मिनट्स से आपने पढ़ाते पढ़ाते वॉक कर लें, ये हाँ चीजें ठीक करें है। ना। वॉक करें, दोबारा आप उसी पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि पढ़ाना तो है, जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी स्पाइन जो है उसका नॉर्मल कर्व मेंटेन रहेगा। आपने थोड़ा सा लेक्चर दिया 20 to 30 मिनट्स का, उसके बाद आपने 2-3 मिनट कोई पढ़ाते पढ़ाते उनसे गपशप करते हुए मतलब आप क्लास से मूव कर रहे हैं ना, अगर आप बोर्ड पे चले गए या आप आके चेयर की तरफ आ गए, आप डाइस की तरफ चले गए, सो यू कीप ऑन। क्योंकि एक और चीज भी है कि जब आप डाइस पे खड़े होते हैं तो उसमें भी आपने अपना वेट जो है ना वो फेंका होता है एक तरफ के, या बंदा आपने थक पाँव एक जगह जाता रखा। एक्चुअली पॉइंट ये भी है ना कि स्लाउचिंग के अलावा आपने अपना वेट, क्योंकि आपने कोनियां रखी होंगी डाइस के ऊपर, और आपने अपना है। वेट कहीं इवन अनइवन बैलेंस हुआ होगा वो। ऐसे ही है, बंदा रिलैक्स होता है और एक साइड पे अपनी एक लेग के ऊपर डाला होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे तो जाहिर फील हो रहा होता है कि बड़े हम सुकून में हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स तो फिर बाद में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑक्यूपेशन रिलेटेड चीजें दो बताई, इसके अलावा खवातीन में आप लोअर बैक एक प्रेगनेंसी या आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी देखते हो, या कोई और ट्रेंड है जो ज्यादा आप देखते हो खवातीन में, और वर्किंग लेडीज में भी, मैं वर्किंग लेडीज जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स है? फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करना चाहूंगी कि बैक पेन में सबसे पहले जो हम पेशेंट्स को कहते हैं वो ये कहते हैं कि अपने फॉरवर्ड बेंडिंग, झुकना अवॉइड करें, कि सबसे ज्यादा 90% केसेस में बैक पेन कॉज करता है। कोई चीज पोज अगर गिर गई है, ये पेन नहीं है, गिर गया फर्श पे, हम लोगों ने उठाने के लिए एकदम से गए और ये उठा दिया, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। अगर तो आपके पास कोई स्पोर्ट है, कोई भी स्पोर्ट है, कुछ लगा हुआ है, उसको पकड़े और अपनी एक लेग को ऊपर करें। मैं आपको ठीक करके है, दिखाती हूँ, मुझे बताइएगा ठीक है, कि तो सपोज मेरे साथ अब ये टेबल एक स्पोर्ट है, बजाय कि ठीक है, ये मैं इसकी बजाय ठीक है, यहाँ पे मैं आ सकता हूँ, अपनी अभी इधर इतनी स्पेस नहीं है, एक लेग को आपने ऊपर उठाना है, मतलब कि एक अपनी एक
जो लेग है उसको ऐसे ऊपर उठा के और फिर चीज को पिक करना है आपने। पता नहीं आपको अच्छा मेरी बताइए कि नहीं, यहाँ पे जरा स्पेस थोड़ी शॉर्ट है। अगर अच्छा साथ कोई आपके स्पोर्ट हो वो यूज करें, अगर स्पोर्ट यूज नहीं है तो वॉक स्टैंडिंग पोजीशन यूज करें। वॉक स्टैंडिंग पोजीशन ये होती है कि एक टांग आगे एक टांग पीछे और फिर बैंड ऑन है नीज के थ्रू और फिर चीज को पिक करें, के बजाय ये कि आप फटाफट वो उठाएं। अच्छा, मेरा मुझे एक रिकॉल कर रही हूँ मैं एक चीज, वो ये कि जब इसी तरह हमारे बड़े थे कोई, उनको इस तरह ब्रोड बैक पेन थी तो उन्हें कहा था कि वही आपकी वाली बात, क्या बस यूं नहीं आगे एकदम से डाइव मारनी है, आपकी आप बात यू स्लो गो हो गई। स्ट्रेट, यू सिट, जैसे एक 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 घुटना आगे को होता है, एक घुटना पीछे को होता है, एंड गो स्ट्रेट, सिट एंड देन पिक अप, और फिर स्ट्रेट ही आप जा रहे हैं और स्ट्रेट ही आप उठ रहे हैं। लेकिन आपकी ही तकरीबन वो बात है कि एक टांग आपकी थोड़ी सी आगे, एक टांग थोड़ी सी पीछे है, और आप स्ट्रेट आराम से बैठ रहे हैं और चीज पिक कर रहे हैं, तो अपनी कमर के ऊपर आप एकदम से जोर नहीं फेंक रहे हैं। क्या ये बात सही है, अगर आप, मैं इसको कह पाई हूँ सही तरह से? आपकी आवाज थोड़ी बिल्कुल स्लो हो गई है। अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? एक सेकेंड। आपका कोई और ऑडियो डिवाइस तो नहीं ऑन है बीच में, क्योंकि उसकी वजह से होता है समटाइम्स। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली, ओके, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अभी वापस आ जाती हैं सना हमारे साथ। हम बात ये करें कि बैक पेन जो है वो बहुत बड़ा मसला है और बहुत सारे लोगों के लिए मसला है। तो उसके बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। एक तो है ना कि आपको पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई नर्व प्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है, आप लेकिन लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे रेगुलर डेली लाइफस्टाइल, हमारे पोस्चर, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से हम उस तकलीफ का शिकार होते हैं। जैसे एक चीज बड़ी सना ने इंपॉर्टेंट की कि हमारा जो बैठने का पोस्चर है, हम जो बेड के ऊपर बैठते हैं, पीछे जो कटहरा होता है उसके साथ यूं हम एल शेप में बैठते हैं, उसमें जो हमारी लोअर टेल बोन होती है, जो बैकबोन होती है, उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, वो नहीं करना चाहिए, उससे जोर पड़ता है और लॉन्ग सिटिंग में फिर हम इवेंचुअली स्लाउच कर जाएंगे, हम पीछे तकिए रख लें, वो चीज आती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए चीज बताई, कुशंस का जिक्र किया कि कुशंस यूज करने चाहिए। सना इज बैक विद अस। सो द थिंग इज कि पॉइंट ये आ रहा है कि लाइफस्टाइल के साथ हम अपनी ये जो कमर की दर्द है इसको कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सी दफा पैथोलॉजिकल रीजन नहीं होता, फिजिकल रीजन, वो कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि जिसमें एक्चुअली कोई हड्डी इन्वॉल्व है या कुछ है, इट्स जस्ट बिकॉज कि हमारा पोस्चर नहीं ठीक, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रही है, चाहे वो स्टैंडिंग पोस्चर हो चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो। बैक टू सना। जी सना। जी आई वाज जस्ट फिलिंग द गैप। जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी फॉरवर्ड बेंडिंग के बारे में। अच्छा, फॉरवर्ड जी बेंडिंग जब हमने करनी है उसके 3 फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है कि वन स्टेप बेंडिंग। वन स्टेप बेंडिंग में ये है, अब जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डेंटिस्ट वगैरह भी होते हैं, उन्होंने भी जो है उनकी भी चेयर्स होती है, उन्होंने बैठ के पेशेंट्स को देखना होता है, उनको भी आगे झुकना पड़ता है। सर्जन हैं, उनको भी झुक के सर्जरीज वगैरह करनी पड़ती हैं। बिल्कुल तो वन बिल्कुल। जी, तो वन स्टेप बेंडिंग में ये है कि जैसे आपके पास फुट रेस्ट आते हैं या स्टूल्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप वन स्टेप तो हाइट ऊपर गई ना, जो इतना ज्यादा है, पहले आपका डिस्टेंस आ रहा है हाइट का, वो थोड़ा कम तो होगा। आप दो रख ले, एक थोड़ा मतलब जिसकी लेवल कम हो, एक उससे ऊंचा। तो ये होगा कि पहले आपने वन लेग जो है वो ऊपर रख के उससे ट्रीटमेंट किया, अगर जब वो थक गई तो फिर दूसरी कर ली वो आपने ऊंची। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। पता नहीं मैं ये पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ तो नहीं कर पाई मैं हूँ मैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैं एक मिनट, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे यहाँ पे ये स्टेप है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ये स्टेप दिख रहा है आपको? जी जी, मैं, अगर आप कह रही हैं कि मैं एक स्टेप पाँव ऊपर रख के और दूसरा पाँव मेरा नीचे है, क्या ये चीज आप कह रही हैं, या आप बिल्कुल कह रही हैं कि ऐसे ही मैं कह रही टोटल एलिवेट कर जाऊं? नो नो, टोटल एक एलिवेट कर जाऊं? एक टांग स्टेप पे और एक नीचे। अभी तो आपके पास स्टेप एक है ना, तो इस तरह के दो स्टेप्स हो तो एक मतलब ज्यादा जी उनमें डिस्टेंस भी ना हो, तो ये एक समझ गई मैं। इस तरह क्या होता है कि आपकी बेंडिंग जो है वो कम होती है, क्योंकि बजाय टोटली आप फ्लोर के ऊपर खड़े हो। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो जो आप बात कह रही थी कि हमारा वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्या इस केस में वैसा नहीं होता फिर?
या वो चूंकि वो स्टेप के ऊपर होता है इसलिए वो बैलेंस होता है? नहीं नहीं, इससे आपका बैलेंस हो जाता है, क्योंकि टोटली आप उस चीज को अवॉइड तो नहीं कर सकते, आपने पेशेंट तो चेक करना ही ठीक करना है, है, लेकिन जो है कि ठीक है। टोटली बर्निंग से जो है वो आपको थोड़ा मतलब ये कि प्रिवेंशन हो जाती है, अच्छा, एक इसलिए। और सवाल है मेरा। जी जी। हाँ, सॉरी सॉरी, आप पहले बात अपनी मुकम्मल करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, जो लेवल्स है ना इसके, क्योंकि बहुत सी दर्दें ऐसी हैं जो यही इन्हीं की वजह से। आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं उसे कहती हूँ। अच्छा, इसी में जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है रीच। रीच मतलब किसी चीज को जो हमने उठाना है। आप ये पेन है, ठीक है, पेन यहाँ पड़ा हुआ है, आप आए आपने दूर से पेन को पकड़ लिया, 1-2 मिनट ठीक है, ज्यादा लगा लें, पास आ जाए चीज के और फिर उसको पिक करें, उससे भी ये जो है आप बैक पेन जो है उससे आपका काफी जो है मसला हल हो सकता है। इसी तरह औरतें जो है वो किचन के काम करती होती, पानी वाली बोतल्स उठाना या कोई हैवी वेट उठाना, झुके और उठा आगे, मेन जो है वो ये तो होता है कि आपको वेट उठाने का तरीका क्या है? मतलब अगर बोतल उठानी है पानी की, जो 5 एक 8 लीटर वाली, 5 लीटर वाली बोतल होती है, 5 के 9 लीटर वाली जो बड़ी बोतल होती है, वो उठानी है, तो उसको उठाने का कोई तरीका तो होगा ना, चाहे वो मर्दों के लिए हो चाहे वो औरतों के लिए हो। क्या आप पूरा बेंड करते हैं, आप उठाते हैं, इवन वेट पैरों पे रखते हैं? जोर तो उठाना ही है, कोई ये तो नहीं हो सकता कि घर में काम हो और आप वो ना कर सके। क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं ना आप झुके मत, आप हिले मत, तो आप कहते हो कि यार मैं घर ही जाऊं वापस, क्योंकि ये इसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका तरीका यही है कि आपने नीज के जो है उसको यूज करें और बेंड हो और फिर चीज को लिफ्ट करें, बजाय कि ऐसे यूं झपट्टा ही मार लें किसी चीज पे। ठीक है, झुक के नहीं उठाना, उससे कमर पे जोर पड़ेगा, लेकिन बैठ के नी के उठाएं उसे, ताकि नीज पर वजन आए। और चीज को हमेशा अपने करीब करके उठाना है, दूर से नहीं उठाना, नीज, ये ओके, हमेशा ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और शॉर्ट ठीक है, टाइम ठीक बेंडिंग, है। लास्ट पॉइंट है शॉर्ट टाइम बेंडिंग। शॉर्ट टाइम बेंडिंग में ये चीज होती है कि जो हमारे 1 घंटे या 2 घंटे का काम है उसको आप शॉर्ट स्टेप्स में डिवाइड कर लें। जैसे हमारे, मैं एग्जांपल दूंगी, माली होते हैं बेचारे, काम करते हैं 40 मिनट 50 मिनट, वो बैठ के झुक के लगे रहेंगे लगे रहेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो उसमें ये होगा कि आपने 20-30 मिनट्स काम किया, उसके बाद वही जो मैंने टीचर्स के लिए बताया था कि थोड़ी देर फिर वॉक कर ली और उसके बाद दोबारा अपना काम जो आपने है वो स्टार्ट कर दिया, बजाय ये कि आप मुसलसल घंटा जो है वो काम करते ही रहें। इसको शॉर्ट टाइम बेंडिंग कहते हैं, अपने काम को शॉर्ट स्टेप्स में आप डिवाइड करें। ठीक है, आपकी बात से मुझे एक और चीज समझ में आई कि दर्दों का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो ऑक्यूपेशन से है। ऑक्यूपेशनल एज ए दर्द एज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी है, क्योंकि आप जिस फॉर इंस्टेंस मेरा ताल्लुक मीडिया से है, और मुझे पता है कि हमारी जो एडिटिंग का जब काम होता है, हम एडिटिंग का काम जब कर रहे होते हैं, हम लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं सिस्टम के आगे, और जब हम उठते हैं तो एकदम से जो कॉक्सिक एरिया वहां पे इतनी शदीद दर्द उठती है, क्योंकि वो इतनी लॉन्ग सिटिंग होती है। तो हमें बार बार ये कहा जाता है कि खुदा का वास्ता तुम लोग ना आधा घंटे के बाद थोड़ा सा चला फिरा करो, ताकि, क्योंकि वो जब बैठे होते हैं काम हो रहा होता है तो वो बहुत लॉन्ग सिटिंग का होता है, जब उठते हैं जो कॉक्सिक एरिया है, टेल बोन एरिया है, वहां बहुत शदीद दर्द उठती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग, आपकी लॉन्ग सिटिंग जो है, ये हमारे अच्छा, आजकल जाहिर है हमारे प्रोफेशन ही ऐसे हैं। और पता है क्या, पेशेंट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट करवा के फिट होके चला भी जाएगा, वापस अगले दिन आएगा जी हमें पेन है। तो पेन किस लिए? क्योंकि घर जाके हम जो है ये जो आपको बातें समझाई जाती हैं उस पर अमल ही नहीं करते हैं, हमारे पोस्चर्स ही ठीक नहीं है। छोटी 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 बातों को अगर आप उसको पॉइंट आउट करें और उस पर अमल करें तो हम बहुत से ऐसे बैक पेन्स जो हैं या और भी हैं उनसे जो है हम लोग बच सकते हैं। सिर्फ हमारा जो लाइफस्टाइल की बात आती है, सारी मेनली बात लाइफस्टाइल के ऊपर ही आती है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल है, ये देखिए, एक चीज है, आपने मुझे बोला कि झुकना, आपकी आवाज फॉरवर्ड स्लो हो बेंडिंग पे आपने बात की। गई, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज स्लो हो गई, 1 सेकेंड प्लीज। श्योर। सो बेसिकली सना ने ये जिक्र किया है कि फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आप एहतियात करें, हमारा पोस्चर, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, हमारी सिटिंग पोजीशन, हमारी लॉन्ग सिटिंग्स, हमारी लॉन्ग, हमारे जो लॉन्ग आवर्स का जो है ना, कोई भी एक पोस्चर वो हमें तकलीफ देने में, वो तकलीफ देने का रीजन बन सकता है। सो अगर आपका काम खड़े होने का है तो बहुत लॉन्ग एक्सटेंडेड लॉन्ग आवर्स के लिए एक ही पोजीशन पे मत खड़े रहें, मूव करें, जगह चेंज करें,
कहीं भी बैठ जाएं या कभी मतलब मूव अराउंड करें, ताकि वो जो कांस्टेंट एक पोस्चर है वो आपको तंग ना करे, वो दर्द की वजह ना बने। इसी तरह अगर आपका लॉन्ग आवर्स सिटिंग के हैं तो उसके लिए भी सजेस्ट ये किया है कि आप अपना पोस्चर बदलें, मूव अराउंड करें और फिर वापस वो चीज़ अटेन कर लें। इसके अलावा उन्होंने चीज़ बोली कि जब कभी आपने कोई भारी चीज़ उठानी है, कोई झुकना है, कोई चीज भी उठानी है भारी, अगर भारी उठानी है तो उसको करीब तरीन करके नीज के बल सीधे बैठ के उसको लिफ्ट करें ताकि आपकी कमर पे जोर ना पड़े। और दूसरी चीज ये कि अगर चीज दूर है तो उसको करीब कर लें, करीब एक्सेसिबल करके फिर उसको उठाएं। एकदम से किसी गिरी हुई चीज के लिए आगे झुक के क्लाइम करके मत जाए, बल्कि बैलेंस नीचे जाएं और फिर, ताकि आपका वजन जो है पूरा टांगों पे आए बजाय इसके कि आपकी कमर पे आए। ये कुछ चीजें इन्होंने मेंशन की। सना, आई वाज फिलिंग द गैप। आप आर यू हियर? आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा सना, एक सवाल है। एक चीज एक होता है कि जिस तरह मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ ना, ठीक है, अब लेट्स से मेरी सीट की पोजीशन भी तकरीबन ठीक है, या सीट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे ख्याल आई है कि सीट हो सकता है एडजस्ट ना, लेकिन मेरे हाथ अगर नीचे है ना, नीचे पोजीशन पे, यानी मेरे चेस्ट लेवल से नीचे है, तो मेरा कंधा कम थकेगा ये हिस्सा, और मेरी बैक पे भी कम प्रेशर आएगा। लेकिन जितना ये लेवल ऊंचा होता चला जाएगा उतना ज्यादा मेरा ये हिस्सा और मेरी बैक ज्यादा थकनी शुरू हो जाएगी। सेम चीज है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो जो सिंक है, सिंक के साथ आपकी हाइट और फिर कितना आप स्लाउच कर रहे हैं, ये वो पोस्चर्स दो एक मेरे ज़हन में आ रहे हैं। या बच्चे जब हम स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, ये वो तमाम 2 से 3 पोस्चर्स हैं जिनमें हमारी बैक जो है वो दर्द वो मतलब इनिशिएट हो जाती है या एग्रीवेट कर जाती है। इसमें राइट पोस्चर्स क्या हैं? जब आप टेबल पे बैठे हैं तो व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द थिंग, जो भी जिस पे आप काम कर रहे हैं? बर्तन धोएं तो क्या होना चाहिए, और इस तरह की जो बात है, ये इस पे आप क्या कहोगे? हाइट के अकॉर्डिंग ये है कि हाइट को हमेशा आपने जो है वो एडजस्ट करना है कि आपकी नेक जो है उसको झुकना यूं ना पड़े। आप जो मतलब बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोते हुए आप कोई स्टूल या कोई चीज अपने पाँव के नीचे रख लें कि थोड़ा वो हाइटेड हो जाए, वो ज़्यादा झुकना तो हम हाइटेड हो जाए और हमारे हाथ नीचे हो जाए, हमारे हाथ चेस्ट लेवल से नीचे हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे हो जाए कि आपको वो जो है झुकना ना पड़े। इसी तरह जो है स्टडी करते हुए जैसे बच्चों को बड़ा होता है कि बच्चे यूं करके जो है वो लगे होते हैं, तो इस वजह से बच्चों के लिए भी स्पेशली जो है वो बैक केयर कुशन जरूर यूज करने चाहिए। और बच्चों को भी ये कहना चाहिए कि अगर आप सपोज लैपटॉप से पढ़ें, बुक्स भी पढ़ें, उनके टेबल की हाइट एडजस्ट करनी चाहिए कि जो उनको ज्यादा झुकना ना पड़े। उनके हाइट के कम से कम जो है आपके चेस्ट के या बेली से थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए टेबल्स की, कि झुकना ना पड़े। झुकना 1%, 2%, 3% वो भी है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो इतना भी झुके हुए हैं तो हमारा स्ट्रेस नहीं आएगा, कि ज्यादा ही झुकेंगे तो स्ट्रेस आएगा, ऐसा नहीं होता। आप 1%, 2% भी झुकेंगे तो वो है। अब ये है कि हम बिल्कुल तो मुंह के अकॉर्डिंग हाइट्स को नहीं ला सकते। लेकिन आपका मतलब कहने का ये कि बिल्कुल आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के, यूं बैठ के, अब मैं आपके सामने हूं, मैं अब अगर लिख रही हूँ कुछ तो मैं ये लिखूं ऐसे? देखिए अब जैसे इज दिस द बैठी हूँ, ये मैं बैठी हुई, टेबल भी है, पेन भी है, और मैंने पीछे टेप भी लगाई हुई है, बैक केयर भी रखा हुआ है। अब ये बिल्कुल अच्छी है, इसमें मैं लैपटॉप भी यूज कर सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, मैं झुकना भी नहीं मुझे पड़ रहा, ये बिल्कुल है। और ये हाइट क्या है कि मेरे जो चेस्ट कमर है वो स्ट्रेट हो, कुशन हो, कमर स्ट्रेट हो और आपके सामने चीज हो और आप उसे लिखिए, आपने ये काम नहीं करना। ये काम तो बिल्कुल नहीं करने से तो शोल्डर पेन्स भी आएंगी, बाजू में भी, क्योंकि नेक पेन्स निकलती हैं और नेक पेन्स हमेशा आपके फिंगर्स तक जाती हैं, आपके बाजू में भी जाती हैं, वो सिम्टम्स एग्रीवेट करते हैं मजीद, हम लोग नर्व कंप्रेशन आता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये भी तो है ना, क्योंकि जो अच्छा, एक कंफ्यूजन है अभी, एक कंफ्यूजन है कि बैठी पोजीशन में, अच्छा चलो पहले पहले आते हैं बर्तन धोने की तरफ। जो बर्तन धोने वाला मामला है उसमें यूजुअली होते हैं हमारे सिंक्स की हाइट जो है ना वो बड़ी वेरीड होती है। समटाइम्स आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी, मैं इसको जो फॉर्मूला समझ पाई हूं ना वो ये समझ पाई हूं कि अगर एक चीज आप काम कर रहे हैं और आप आगे कर रहे हैं झुक के या आगे एक्सटेंड होके कर रहे हैं, आपके 4 लिम्स जो है वो आगे को झुके में या कर रहे हैं वो काम, तो आप अपने आप को स्टेप अप कर लें ताकि आप हाइट अटेन कर लें, सो दैट आपको झुकना ना पड़े, चीज काम आपके नीचे हो जाए और आप एलिवेटेड पोजीशन में चीज को अप्रोच कर सकें। क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यानी ऐसे आप स्टेप अप कर जाए, नीचे कोई चौकी रख लें, कोई
चीज रख लें कि आप ऊंचे हो जाएं, बजाय इसके कि, क्योंकि अब अगर मेरा सिंक इस पोजीशन पे है ना, इस पोजीशन पे है, और अगर मैं उसमें बर्तन धो रही हूँ तो मेरा ये हिस्सा थक जाएगा, मेरी ये हिस्सा भी थक जाएगा। लेकिन अगर वही मैं एलिवेटेड हूँ और मैं नीचे बर्तन धो रही हूँ तो मेरे लिए थकना कम हो जाएगा, मतलब मेरे हाथ नीचे है, ये जितने ऊंचे होंगे उतना ज्यादा मुझे थकावट होगी। क्या ये सही है, ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही आजकल पता है सिंक्स हमने देखे हैं कि उनकी डेप्थ ज्यादा होती है, इक्वल लेवल पे बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही बहुत है। depth में कि बंदा पूरा अंदर ही गया होता है। तो वो चीज जो है उसमें ये कि बजाय अब सिंक तो हम ज़ाहिर है नए नहीं लगवा सकते, अपनी हाइट को एडजस्ट आपने करना है उसके अकॉर्डिंग कि आप कम से ठीक है, कम। ठीक है। सो आप, अच्छा हम एक क्विकली, एक मैं पहले पुरानी चीज को जरा कर दूं ताकि हम घूमे नहीं। पहली आपने चीजें बोली कि हमारे पोस्चर्स, हमारे लॉन्ग सिटिंग आवर्स, हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, लॉन्ग आवर्स इन वन पोस्चर इज वन थिंग जिस विच इज लाइक इंपॉर्टेंट, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि अगर आपको झुकना पड़े, कोई चीज झुकना पड़े तो एकदम से मत क्लाइंब करें, आप ग्रेजुअली आराम से बैठे वन, और आप फिर उसके बाद चीज को उठाएं। दूसरा, तीसरा आपने कहा कि अगर कोई चीज भारी उठानी है तो उसके लिए भी आप झुक के मत उठाएं, नीज पर बैठकर आराम से चीज को उठाएं ताकि नीज पर वजन आए बजाय इसके कि कमर पे वजन आए। फिर इसी तरह आपने बोला कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन, हाँ वो चीज हो गई कि ये जो ऑक्यूपेशनल जो चीजें हैं, झुकना और एक्सटेंडेड आवर्स। एक चीज आपने बोली कि आपका जो लेवल है जब आप बैठे हुए काम करें तो वो स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए बजाय इसके कि आप झुकें, झुकना नहीं है, चाहे आप लैपटॉप पे काम करें या आप उस पे करें। और इसी तरह अगर कोई जगह जहां पे आपको मजबूरी है खड़े होना लॉन्ग आवर्स, तो आप वन स्टेप रखकर, उस पर पाँव रखकर आप कुछ देर खड़े हो, फिर आप स्टेप चेंज कर लें। ऐसे ही है ना, ताकि आपका मजबूरी है काम करना है बट यू कीप ऑन स्विचिंग, ताकि आप अपने वेट को बैलेंस कर सकें और आप तकलीफ में मुब्तला ना हो। क्या ये पॉइंट्स मैंने सही कवर किए हैं? बिल्कुल ठीक कवर किए हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, हमारा पिलो वो बैक पेन से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेशेंट्स को पता ही नहीं होता और आजकल हम लोग बहुत उसमें वो करते हैं। जो हमने सोते हुए पिलोज यूज करने हैं, हमेशा हमने जो पिलो यूज करना है उसकी हाइट 4 to 5 इंचेस होनी चाहिए। हमारा शोल्डर और ये लेवल इक्वल होना चाहिए सोते हुए। पता है कई लोगों को आदत थी, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कोई 2-3 पिलो रखे होते हैं, दो तो आजकल बहुत से लोग जो हैं वो रखते हैं, कॉमन। गर्दन मूव भी करके और लोग जी मोबाइलों पे लगे हुए हैं। उस टाइम तो ठीक लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्वेयर जो है वो नेक पेन कॉज करते हैं, जो बाद में हमारी आर्म्स में भी ट्रांसफर होती है। और ना ही आपने जो पिलो है वो इतना लो लेवल पे लेना है कि आपके पीछे ही लटकी हुई है गर्दन। हमेशा ठीक है, पिलो की हाइट इतनी फिर हो कि ये चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, वो लेवल पे होनी चाहिए, आपका ये शोल्डर और ये चीज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और एक और मैट्रेस, जो ठीक है। पेन की ये मैट्रेस बहुत ज्यादा आजकल वो, जी डॉक्टर ने कहा है सख्त जगह पे सोना है, सख्त जगह पे सोना है। तो वो और जमीन पे यूजुअली सोते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, वो सही नहीं है? हार्ड मैट्रेस यूज करते हैं, बिल्कुल ये चीजें अवॉइड करनी है। हार्ड मैट्रेस जो है, अच्छा। और या स्प्रिंग मैट्रेसेस आजकल बड़ा रिवाज चला हुआ है हर घर में, जी महंगा है, ऑर्थोपेडिक है, स्प्रिंग मैट्रेस हमने यूज करनी है। मैं तो कहती हूँ जिन जिन ओ, के घर में ये चीजें उठा कर फेंके बाहर, ये लो बैक पेन बहुत कॉज करती हैं। हमेशा आपका ओ, मैट्रेस सॉफ्ट होना कैसा होना चाहिए। चाहिए मैट्रेस? सॉफ्ट। फोम, वो जो, अच्छा आप एक, मुझे रुक जाए अब आप एक मिनट, तो जरा मैं तो मियाँ का खर्चा कराता, बल्कि उन्होंने मोहब्बत में ज्यादा कर दिया, मैंने तो कम कहा था उनको। वो स्प्रिंग मैट्रेस वाली बात, वो असल में वही बात हुई कि उन्होंने कहा जी वो मैट्रेस, और मेरी चूंकि बैक का प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गया हूँ वहां पे तो वो 10 के 15-18 हजार जो था ऑर्थोपेडिक वाला ज्यादा महंगा था, तो वो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि तेरी कमर दर्द के लिए। तो वो फिर एक्चुअली वैसे स्प्रिंग मैट्रेस अच्छा खासा महंगा था, पता नहीं 20-25 हजार का, उसमें मजीद को 35 हजार का खाली मैट्रेस आया क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक था। तो यानी कि इस नुस्खे को नहीं हमने आजमाना, ये काम नहीं करना। ये जो कहा फोम जाता है मैट्रेस वो तो 6 इंच का होता है या 8 इंच का होता है, 6, 8, 10 ऑर्थोपेडिक, आई थिंक डिफरेंट वेरिएशन में। हाँ वो जो ऑर्थोपेडिक पिलोज क्या यूज यार, कर लोग कैसे कैसे रहे सौदा बेचते हैं यार, ये ना करें यार, कौन लोग हैं आप लोग? कहाँ कहाँ आप क्या क्या सौदा बेचते हैं? अब मैट्रिक 35 हजार का है उसमें पता नहीं क्या कुछ और आ जाना था हैं। मेरी ऊपर से वो भी गलत, यानी
यानी फोम हो, पर जितना 6 इंच आई थिंक आता है, 8 इंच 10 इंच, यानी फोम हो चाहे उसमें मोटाई हो जाए पर स्प्रिंग में ना जाए, आपके कहने का मतलब है। देखिए पता क्या, नॉर्मली स्पाइन जो है ना वो हमारी कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, उसकी एक जो है ना वो कर्वी शेप है, तो ठीक उसको हमने मेंटेन रखना है स्ट्रेट। हमने ठीक है। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आती हूँ। अब जो आप एक सख्त उस पे लेट जाएंगे तो वो तो आपकी स्ट्रेटनिंग की तरफ जाएगी, और स्प्रिंग वाला जो होता है वो तो बंदे को बहुत ही अंदर ही गिरा देता है ना, इतना वो होता है उससे लेकिन कर्व। ना इसमें भी तो वेरिएशन है ना आपका। जब गद्दा पुराना हो जाता है तो उसमें समटाइम्स एक खम आ जाता है। जो आपके मैं स्प्रिंग मैट्रेस की बात कर रही हूँ, तो वो तो बिल्कुल उसमें तो एक लचक होती है कि एज पर द बॉडी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ऐसा नहीं होता? स्प्रिंग मैट्रेस लचक पे तो होती है उसमें। स्प्रिंग मैट्रेस पे आपने कभी देखा होगा ना, पाँव भी रखे हैं तो बंदा अंदर चला जाता है, बैठो भी तो अंदर चला जाता है। उसने क्या आपका कर्व मेंटेन करना है, कर्व हो लेकिन एक लेवल तक हो, वो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो स्प्रिंग जाहिर है ये चीज है इलास्टिक, ये वो तो हिला के रख देता पूरे आपको स्पाइन को। तो हमेशा सॉफ्ट, कि जो सॉफ्ट भी हो लेकिन बहुत बहुत सॉफ्ट ना हो कि वो उसने बंदा ही अंदर चला जाए। नॉर्मल अगर कर्व है, पुराना गद्दा भी हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो कुछ हद तक आएगा ना, ये थोड़ी ना होगा कि बंदा बिल्कुल उसके अंदर ही चला जाएगा। तो हमेशा सॉफ्ट इसी पिलो जो पॉलिएस्टर के होते हैं, या ऑर्थोपेडिक पिलोज, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस लेना छोड़ दें। मैं तो स्पेशल मैसेज यही देना चाहूंगी, अगर नॉर्मल हमारे पॉलिएस्टर के पिलोज भी आते हैं 3 to 4 इंचेस, क्या वो यूज करें, वो बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एक बड़ा एक हमारे यहाँ एक कॉमन चीज है कि एक चीज पहले कर लूं मैं, बच्चों में आमतौर पे अच्छा ये एक चीज जिसमें हम मोबाइल देखने के जो पोस्चर्स हैं हमारे, सोफे पे लेटना, सोफे पे लेट के मोबाइल देखना, टीवी देखना, लेटे सीधे हो ना, राइट पे टीवी लगा हुआ है वो देखना, मतलब ये जो पोस्चर्स हैं ये कितना रोल प्ले करते हैं हमारी, मतलब अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल सामने अगर टीवी है तो यूं देखे ना, अब बजाय इसके कि हम लेटे हुए यूं है और टीवी इधर है, हम यूं देख रहे हैं, तो उसी सोफे पे हमने करवट भी ली हुई है, जहां पर वो हैंड रेस्ट है वहां हमने सर भी रखा हुआ है। अब ये मेरे हिसाब से तो काफी कोई गेम खराब है यहाँ पे। मेरी पेशेंट ही है, बल्कि आजकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब उनका जहाँ पे सर है उसके ऊपर टीवी लगा हुआ है, अब वो यूं देखती हैं, देखती रही होंगी ना, ओहो। उनको इतनी स्वेयर नेक पेन निकली हुई है ना, अब उनको तो नहीं पता, उन्होंने दो दो पिलोज भी यूज किए हुए हैं। और अब जब वो क्रॉनिक स्टेज में आ गया तो अब मेरी जी मतलब है मसला, तो तो टीवी की जगह हमेशा अपनी बदलवाइए कि मुझे घर भी करेंगे। टीवी हम उसको कोशिश करें अपने सामने लगाएं। हाँ, मतलब वही ना, हम जब औखे हो जाते हैं अपनी बॉडी पोजीशन में, हम बिल्कुल औखे होके कोई चीज को देख रहे होते हैं, वो नहीं करना, ईज क्रिएट करनी है अपने लिए, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा, सामने। एक और और बात जो बताएं जी जी कि एलिवेशन जो होती है, हम बिस्तरे पे हैं या हम सोफे पे हैं, हमारे अगर डिस्टेंस कम है दीवार का, तो हमारा ये यूजुअली मतलब कि एक होता है सामने चीज आप देख रहे हैं, एक होता है आप सर उठा के देख रहे हैं या सर झुका के देख रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। लाइक आई लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। वही बात है कि ऊपर देख रहे हैं, टेढ़े होके देख रहे हैं, उससे नेक और ये सब चीजों पे फर्क पड़ेगा। एक चीज बस याद रखनी है, चाहे नेक हो, चाहे टांगे हो, चाहे कमर, झुकना नहीं है। इसलिए ये जो हम सोफे पे है लेट के जो है ना, ये यार मोबाइल आप यूज करते किसी हैं। शहंशाह के खानदान से तो नहीं है झुकना नहीं है। झुके बगैर कितना कितना काम होता है। नहीं होता लेकिन शहंशाहों वाली जिंदगी है यार, ये तो झुकना नहीं है, काम नहीं कर, एक डॉक्टर के लिए कहती है आपने काम नहीं करना, आपने झुकना नहीं, मैं कहा फिर तुसी आ जाओ फिर कौन करेगा काम। सोफे पे भी तो लेट के हम लोग वो जो उसका होता है साइड पे जो बाजू रेस्ट उनका एक लगा होता है, उस पे हमने पिलो रखा होता है और लेट के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये वाली स्पेस तो खाली रह जाती है उसमें भी। कभी नोट करें ना तो ये वाली जगह जो होती है उसमें भी खाली नहीं रह नहीं, जाती है। बेहतर है बिल्कुल कि ठीक है, ये नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमारी, और वही बात है, इसमें ऐसे कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकल कह रही, फिजियोलॉजिकल कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट कि हम हमारे पॉस्चर्स ही वो नहीं है कि जिसमें हम। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें बचपन में डांट पड़ा करती थी, सीधे होकर चलो, इधर पीछे थप्पड़ पड़ता था कि स्लाउच नहीं करो, सीधे होकर चलो, कंधे मत खूब झुका के निकल चलो। हाँ, खूब निकल आएगा थप्पड़, सीधे होकर, खूब हाँ निकल खूब आएगा। निकल आएगा। हाँ, तो वो जो झुक के चलना है, मुझे लगता है कि झुक के चलने से भी पूरा वजन आपका पीछे को आता है लोअर बैक पे, ऐसा है?
हाँ बिल्कुल है, झुक के चलने से तो लो बैक पेन मस्ट है। वही जो और वही फॉरवर्ड बात है कि झुकना नहीं है, आपने तो यही कहा था भी झुकना नहीं है। हाँ बेंडिंग जो समझते हैं सारा यही है। लो पे बैक पेन पे सारा आपका स्ट्रेस आते ही फॉरवर्ड बेंडिंग में कहते हैं मेरी अपनी बैक पेन है, और जाहिर है मेरी भी बच्ची है और भी होती हैं, और झुकना पड़ता है, लेकिन वो जाहिर है उसको चेंज करना है कि आपकी बेंडिंग कम से कम हो तो बैक पे यस, स्ट्रेस कम छोड़ तो नहीं तो सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मुझे बताएंगे, जैसे आप बच्चे का पैम्पर बदलना है, बच्चे के कपड़े बदलने, छोटे बच्चे के, तो यूजुअली बच्चा बेड पे है, माँ जो है वो खड़ी हुई है, माँ या बाप जो भी है। अब वो जो हम झुक के काम कर रहे हैं और बच्चे को चेंज कर रहे हैं, और जो कि हमें दिन में कई बार, आई नो कि वो बहुत एक्सटेंडेड आवर्स हमें नहीं खड़े होना होता, लेकिन वो ठीक है ना, मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरी अभी मतलब 11 मंथ्स की बेटी है, नई नई हुई, जाहिर है मैं भी, छोटे हो तो बंदा चलो गोद में ही कर लेता है, अब जब बच्चा बड़ा हो तो मेरा भी शुरू में यही था कि झुकना, बच्चा बेड पे, मैं झुकी और मैंने उसका पैम्पर चेंज किया। वो इतनी स्वेयर बैक पेन होती थी कि यकीन माने मुझे तो चलते फिरते भी बैक पेन होती थी। फिर वही बात तो जाहिर है मुझे खुद पता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग मसला। फिर मैंने उसका हल ये निकाला कि बजाय मैं खड़े होके और यूं झुक के उसका पैम्पर चेंज करूं, मैं बेड पे बैठ जाती हूँ उसके साथ, बेंडिंग 90 कम हो। डिग्रीज पे, हाँ, 90 डिग्रीज पे, कि वो आपके सामने हो, नॉट दैट कि आपके साइड पे हो। ठीक है। खड़े होकर झुकूंगी पूरी स्पाइन मुड़ जाएगी, बैठ के झुकूंगी तो बेंडिंग कम है, उससे मेरी बैक पेन में भी असर होगा और बेंडिंग भी मेरी क्या होगी, कम हो गई। तो उसका ये तरीका है। अब जैसे औरतों में बहुत होता है, बेड शीट्स हम लोगों ने चेंज करनी होती हैं, जाहिर मेड्स तो हर काम नहीं करती ना, बेड शीट चेंज करनी है अब वो कपड़े भी। धोने, जो कपड़े धोने हैं, हाथ से जो कपड़े धोने हैं वो भी। हाँ, बेडशीट अब जैसे हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें ये कि बजाय पूरा झुक के चेंज करो, साथ को छोटी सी चेयर रख, जैसे बच्चों की चेयर्स होती हैं वो रख लें, उस पे बैठ जाए, आपने डाली और यार ये वो इतना चीजें जो वक्त किसके पास है। मैं कह रही पहले हूँ चेयर, ये तो खुद बैठ को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना है यार, हर चीज में वो देना तो अटैच खुद बात ही, साथ हो आपके। अपना ट्रीटमेंट तो खुद ही करना होता है। बैक पेन बहुत बुरी है यार, मुझे खुद है, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है, तो मैंने ये चीजें शुरू की हैं जिससे मुझे वाकई फर्क नहीं नहीं, ये पड़ा तो है। है, ये तो देखिए, ये तो मुझे इस चीज का बिल्कुल है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप उसका एक कोई अल्टरनेटिव देख लो कि जो उसमें ईज ले आए आपके लिए। कुछ लोगों को नहीं होती होगी, कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो ट्रेंड होती है इस तरह से कि वो लोग मैनेज कर जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पर्टिकुलरली जो आफ्टर, मतलब जो पोस्ट प्रेगनेंसी लोअर बैक पेन है, क्योंकि नेचुरली आपका जो पेल्विक एरिया है वो इन्वॉल्व है खवातीन का। अब अगर वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, या वो एपिड्यूरल के थ्रू है, या वो इवन सिजेरियन सेक्शन के थ्रू है, उसका जो बैक पेन से ताल्लुक है वो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कुछ भी, क्योंकि ये भी होता है ना कि प्रेगनेंसी है, अब अगर आपकी बोन्स वीक है, आपने 9 मंथ्स उसको कैरी किया है, और फिर उसकी वजह से उसमें भी समटाइम्स बैक पेन एग्रीवेट होती है, बिकॉज नेचुरली यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है, तमाम चीजें। तो वो जो प्रेगनेंसी की बैक पेन है और प्रेगनेंसी के बाद जो बैक पेन है, और फिर जो चलती है, कहते हैं ना जब प्रेगनेंसी के बाद नहीं मेरी बैक पेन ठीक हुई, वो वाले जो मामला आते हैं, इसको कैसे समझाओगे आप कि इसमें क्या है मामला। प्रेगनेंसी के बाद जो बैक पेन है वो जाहिर है बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस आते आते हैं उसकी वजह से तो एक है, वो तो फर्स्ट आपकी एक रीजन है। सेकंड हमारी ठीक है। डाइट आ जाती है, जो लड़कियां कहती हैं हम तो पहले ही जो बच्चा पैदा किया मोटे हो गए, खाना पीना वो बंद, वो और वीकनेस काज कर देता है। थर्ड जो है वो ये है कि हमारी यही सारी चीजें कि बच्चे को संभालने वाली, कि बच्चे को संभालना, उसको फीडिंग कराना, सारे बच्चे जागते हैं रात तक, माएं लेके बैठी रहती हैं, झुक झुक के बैठी रहती हैं, सो जा मेरा बच्चा, ऐसे गोद में लेके, मेन चीज ऐसे उठा के सो जा सो जा सो जा, ये सब नहीं करना देखिए, उसको। ये जो पोस्चर आपने बोला, इसमें आपकी कमर बकायदा टेढ़ी है, हाँ ऐसे ही है ना, क्योंकि झुक आपने के बच्चे, अपने हाँ, बोलते हैं अल्लाह लोरियां देने सो जाए, तो ये चीजें ठीक है। और बड़ी मैटर करती है। बच्चे को बच्चे आप को अपनी, फीड कराना, बच्चे को जो फीड कराने का पोस्चर है उसमें भी काफी हद तक एक झुकने का हिस्सा शामिल है, तो व्हाट शुड बी द राइट पोस्चर। आप अपने मतलब एलिवेटेड पीछे हो। टेक है उसके साथ, हाँ पीछे जो आपकी बेड की टेक है या सोफा जो भी है उसके साथ आप टेक लगाएं, अपनी स्पाइन को पहले आप सीधा रखें, बच्चे को अपने ठीक है, यहाँ पे झुका हुआ है अगर तो नीचे आप पिलोज रख लें ताकि पिलो आपको रखने, स्पाइन तो सीधी रखनी है, बिल्कुल पिलो ठीक। फीडिंग कराएं, इसमें तो कोई भी, ये सिंपल सी चीजें हैं। और ये अगर बड़ी बच्चे, वैसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें सिर्फ फैसिलिटेशन देनी है अपने आप को, अपने आप को फैसिलिटेट करना है। यस। हम्म।
तो आपने बच्चे को सुलाने बजाय यहाँ पे लोड ले रहे हैं, आप उसको अपनी गोद में टांगो, उससे हल्का हल्का उसको झूला दें, बच्चा सो जाता है। अब तो ठीक खैर इतनी सारी चीजें कोर्ट्स आ गई हैं जो भी, लेकिन फिर भी अगर जी करना जी। है तो बजाय ये कि हाथों को या कमर को वो दें, आप सपोर्ट दें, अपने बाजुओं को सपोर्ट दें, बैक सीधी रखें और बेबी को टांग पे करके वो हल्का हल्का दें, तो उससे स्ट्रेस कम आता है। ये तो हमारे जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो भी मना करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मैं 1 मिनट का आपसे लूंगी गैप, हमारे साथ माशाल्लाह काफी सारे लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग बैक, क्योंकि खवातीन भी हैं मर्द भी हैं, हर किस्म के हजरात मौजूद है, मतलब हर एज के, तो मुझे ये मैं आप लोगों की तरफ से पूछूंगी कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैक पेन, जो आप लोगों को लगता है कि या तो आपके ऑक्यूपेशन की वजह से है या आपकी किसी एक हैबिट की वजह से है, या आपको लगता है कि वो आप कोई एक रेमेडी यूज करते हैं, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप जरूर प्लीज पूछिए, हम सना से अभी उसका जवाब लेते हैं। अच्छा सना, एक चीज जो हमारे यहाँ बड़ी मुरव्वज है और बड़ी कॉमन है, वो ये है कि दर्द हो रही है, तेल लाओ तो मालिश कराओ, तो रगड़ के मालिश कराओ, तो कस के हाथ लगाओ। वो वाला जो मामला है उसको किस हद तक वो सही है, किस हद तक वो एक लिमिट के बाद वो ठीक, क्योंकि देखे जिसको दर्द है ना, उसने तो उसको तो पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड क्या है, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे तकलीफ। जो मालिश कर रहा है ना, उसने चलानी है महारत, कि मैं कस के दबावा ते चीका निकलवावा ते दसा कि मेनू काम कितना चंगा आता है ठीक है। तो वो एक आपके थ्रेशोल्ड को करता है सुपरसीड, और जब वो सुपरसीड करता है उसमें कोई आपका पुर्जा ही ला देता है, तो फिर हम कहते हैं दर्द कुछ ज्यादा हो गई तो ये सादी जबान में कि जो मालिश है, मालिश ये किस हद, या तेल लगवा के जो हम मसाज करवाते हैं, इसको किस हद तक किया जाए और कैसे किया जाए? अच्छा आया, आपने बड़े मजे की बात की। बिल्कुल, अब जैसे यूरोप कंट्रीज हैं, इसमें ये जैसे स्पा वगैरह बने हुए हैं, तो वो उनकी मालिश और हमारी मालिश में बड़ा फर्क है। वो एक जेंटली होती है कि चलो पता भी चलता है, और हमारे यहाँ तो वही आपकी बात है, बंदे की खाल ही उतार देती हैं ये दाइयां, और क्योंकि हाँ, रगड़ ये तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिसको भी मसल का प्रॉब्लम है, ये मालिश हम तो बिल्कुल कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसका कोई फायदा नहीं है इसकी जगह, नहीं क्योंकि मगर सना, एक चीज, एक तो है, एक तो मुझे इसमें ना मेरा थोड़ा आपसे गपशप लगानी है। देखें मालिश, देखें पहली बात तो ये कि अगर दर्द, खिंचाव या मस्कुलर, या आपको नजर आ रहा है कि यार ये मेरा फलाने पोस्चर की वजह से मुझे खिंचाव फील हो रहा है, तो मुझे हल्का सा ना, अब आपकी बड़ी जरूरी बात है कि एक प्रेशर देने की एक हद है। कुछ लोग हैं वो हल्का सा प्रेशर देते हैं, कुछ है जो यूं दबाते हैं, कुछ है जो पूरा ही लताड़े भी करवाते हैं, लाइक खड़ा बंदा करवा लेते हैं प्रेशर के साथ। एक है प्रेशर देना, एक है प्रेशर देने के साथ उसको रब करना। इससे बेसिकली आप अपने मसल को, अपनी नर्व्स को, अपने पूरे और अपनी हड्डियों को भी आप पूरा वो एक दे रहे होते हैं, एक सर्टेन प्रेशर सर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर दर्द जो है वो नर्व रिलेटेड है, मस्कुलर नहीं है, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है कि अगर आप कस के, जिससे कह रहे हैं कि मालिश कर दो, उसने तेल लगाया, और तेल लगाने से क्या होता है कि फ्रिक्शन चूंकि नहीं होती, स्लिपरी हो जाता है हाथ, तो वो जो यूं जाता है तो वो पूरा का पूरा रगड़ता हुआ निकल जाता है, और वो अच्छा खासा प्रेशर होता है। जिसको दर्द है, अगर वो मस्कुलर नहीं है और अगर वो नर्व की है, तो वो इतनी बुरी तरह रेडिएट करती है कि वो आपकी चीखें निकलवा देती है और वो बकायदा दर्द बढ़ जाती है। तो ये जो मालिश है, इसको, इसमें ये समझ रखना कि ये नर्व, मेरा दर्द की नौयत क्या है, कि उसको उसको मालिश चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या चाहिए तो कितनी जोर की चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस प्लीज दीजिए, बताएं कि क्या होना चाहिए। बिकॉज हम सबको बारहा मालिश से सुकून तो आता है, हल्का 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 हाथ, थोड़ा सा मसाज, वो सुकून तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको थोड़ा बताएं कि ये किस हद तक होना चाहिए। अच्छा मालिश पता है क्या है, सबसे पहले तो मैं ये है कि सबसे पहले जो पेन है ना उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि वाकई ये मस्कुलर पेन है जिस पे आपको मालिश की या इस टाइप की किसी भी चीज की जरूरत है। ये डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, नर्व कंप्रेशन। एक चीज है कि नर्व कंप्रेशन जो है वो ऑलरेडी क्या है, प्रेस हुई है। सपोज आपके नर्व के जो है वो वर्टिब्रास जो है वो ही क्या हुए हुए हैं, उनमें स्पेसिंग कम है, और उसके अंदर से जो नर्व पास कर रही है जो आपके सारे बाजुओं को सप्लाई कर रही है, आप उसके ऊपर और करेंगे वो तो और कंप्रेशन आएगा, उससे सिम्टम्स आपके एग्रेवेट होंगे।
उस टाइम तो लगेगा पूरे सिम्टम्स एग्रेवेट होंगे, आपको जो है आपके बाजू, आपके हाथ, उसमें अजीब सी सेंसेशंस जो है वो फील होंगी है। सबसे पहले डायग्नोस होना कि वाकई ये मस्कुलर प्रॉब्लम है। तो हाँ, अगर सिर्फ आपको पता हो कि मस्कुलर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम मसाज कर सकते हैं। और मसाज का भी एक तरीका है, पहले तो ये तेल तूल ये तो नहीं, जेल्स आती है, पेन रिलीविंग जेल्स आती हैं, आप वो यूज करते हैं। और उसका भी तरीका है कि सपोज मेरे यहाँ कोई मसला है, मैंने लगाई और सर्कुलर मूवमेंट्स में स्लोली ठीक जेंटली, है। ये नहीं ठीक। करना, ऐसे जेंटली आपने हाँ, ये जो करते हैं सर्कुलर, ये चीज, हाँ ये नहीं करनी, ये वो चीज फिंगर्स भी के अगर, साथ भी कर सकते हैं हाँ फिंगर्स के साथ कर ये, लें, थंब के साथ कर लें, लेकिन या ये कि ये। सर्कुलर करनी है आपने। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये तब भी करनी है क्योंकि ये तो एक सुपरफिशियल है ना, पे उसने जेल ने कोई अंदर जाके वो तो कमाल नहीं करना, ये सुपरफिशियली के वक्ती तौर पे आपको कोई आराम आ जाता है। लेकिन सिर्फ अगर मस्कुलर स्पैज्म का पेशेंट है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुई है और उसके ऊपर आप जेल लगा के जो है वो करने लग गए हैं, तो उसने तो और काम बिगाड़ना है। जैसे हम ओ कोई अच्छा। ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, अगर आपको स्वेलिंग हुई हुई है, कुछ जैसे तेल होते हैं वो और जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे मामला और बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशंस में कभी भी ऑयल और ये चीजें उस पर अप्लाई नहीं करनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपका डायग्नोसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट यार पॉइंट है सना, मैं इस पे थोड़ी और बात करना चाहूंगी। मुझे एक बात बताएं, देखें, ऑर्गेनिक बारहा ऑर्गेनिक होता है या देसी बारहा देसी होता है। अब देसी भी ओरिजिनल मिल जाए, मगर जैसे अगर अब मगर इसमें समझना बड़ा जरूरी है कि कोई तेल होते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, जैसे ऑलिव ऑयल है, उसकी तासीर गर्म होती है। तिल का यानी जो सरसों है, या और बहुत सारे कोकोनट, कोकोनट अब आई थिंक गर्म होता है शायद, गर्म आम जबान में गर्म होता है, मतलब अब हीट बॉडी से निकलती है। अब सरसों यूजुअली कहा जाता है कि जी सरसों के तेल की मालिश करो। ऑलिव ऑयल की बच्चों को आमतौर पे ऑलिव ऑयल की हाँ ये भी बड़ी जरूरी चीज, बच्चों को जो ऑलिव ऑयल की मालिशें की जाती हैं जो कि हल्के हाथ के लिए हल्के हाथ से की जाती हैं, या दर्द में खासूसन कहा जाता है कि जी फलाना तेल है उसकी मालिश करें। तो ये जो पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ तेल, आपने कहा कि नहीं जेल्स होती है तेल नहीं अलाउड, लेकिन जेल बारहा एक आर्टिफिशियल चीज है, तेल जो है वो एक ऑर्गेनिक चीज है, नेचुरल चीज है। अगर वो वही बात है कि खालिज भी हो, तो पहला तो सवाल का ही जवाब दें कि जेल क्या वाकई एक जो रियल ओरिजिनल चीज है उसका जेल से कोई मुकाबला है, या हर चीज की अपनी अहमियत है? जेल जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जेल जो है उसका सिंपल उसने है कि एट द टाइम आपको पेन रिलीफ करना है, उसने कोई अंदर नहीं, उसका सुपरफिशियल इफेक्ट है। उसने आपको ये है कि थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा या घंटा, उसके लिए आपको आराम दे देना है। और वो भी अगर आपने सही तरीके से की हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि उसका है करने का तरीका सर्कुलर मूवमेंट्स में है। अगर आप जैसे बच्चों की मोशन की बात कर रही हैं, वो भी करना है तो हल्के हाथों से की जाए, वो हल्के हाथ रगड़ने से। प्रोसीजर है वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो रगड़ने वाला काम तो यूजुअली होता है कि दर्द हो रही है तो आप कहते हैं यार इसका कस के रगड़ो, ये अच्छा लग रहा है, वो कस के रगड़ो। हाँ, क्योंकि उससे होता है कि वो मसल एक्चुअली आप प्रॉबली वो स्पैज्म रिलीज हो रहा होता है या सुकून आ रहा होता है, आई डोंट नो, बट हम लोग अक्सर कहते हैं कि सख्त हाथ लगाओ। और ये जो अक्सर मालशी वालशी होते हैं ये तो अच्छा खासा बैंड बजाते थे आपका, जिस वक्त ये हाथ लगाते हैं तो अच्छी खासी जोर का हाथ लगाते हैं, और कुछ लोगों को वो जोर का हाथ ठीक लगता है कि हाँ ये हमारी दर्द को, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है कि खुदा ना खास्ता वो कोई चीज अंदर डैमेज भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ओके। सही वो बात है कि डायग्नोसिस, उसके बाद तेल भी अगर आप लोगों ने लगाना है, कि वही बात है कि जी हमारे जी। पुराने हैं वो तो कहते हैं कि तेल ही लगाओ जेल चलिए, तो कोई मानता नहीं है। तरीका ठीक सही है। होना चाहिए। ठीक है। और ये वाली जो बात आपने बोली कि अगर इन्फ्लेमेशन है और आपने जो तेल लगाया है उसकी तासीर गर्म है, जिस तरह सरसों तो आई थिंक शायद नॉर्मल होता है, मेरी इतनी समझ नहीं है, लेकिन जिस तरह अगर कोकोनट है या शायद ऑलिव ऑयल है तो आई थिंक वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सना आई थिंक डिस्कनेक्ट नहीं है हमारे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, और इसमें वो तमाम चीजें जो हमारी डेली लाइफ से इतनी हमारे अंदर घुसी नहीं है कि हमें लगता है कि हम इसका कोई ऑल्टरनेट और है ही नहीं, यही तरीका काम को करने का। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इतनी डेंजरस हैं कि हम, मेरे अपने अब्बू की सख्त तबीयत इस तरह की है कि उनकी समझ नहीं आती कि वो नर्व की पेन है या वो मस्कुलर पेन है, और वो इतनी बुरी तरह रेडिएट करती है, और उनका दिल करता है कि वो मालिश करवाएं, और जब वो मालिश करवाते हैं तो एक अलग सीन ऑन हो जाता है। तो अब बड़ी एक अजीब कश्मकश का शिकार है, फिजियोथेरेपी भी साथ चल रही है, तो समटाइम्स पेन को समझना बहुत जरूरी है कि पेन का रीजन क्या है।
हम समटाइम अपने दिमाग से एक रिलीफ देख रहे होते हैं कि ये रिलीफ का शायद हमारे पास तरीका है, लेकिन वो शायद रिलीफ के चक्कर में हम एक कोई ना कोई अपने लिए एक एग्नी खड़ी कर लेते हैं, हम उसे मजीद ऐसा कुछ पॉइंट दे देते हैं कि वो जो है वो बढ़ जाती है, रेडिएट कर जाती है या एग्रीवेट कर जाती है। तो ये समझना, सना ये एक्सप्लेन करी थी कि समझना बहुत जरूरी है कि पेन जो है वो नर्व ओरिएंटेड है, मस्कुलर है, या उसकी नौयत किस किस्म की और वो किस किस्म का ट्रीटमेंट मांग रही है। और दवाइयों से हम वक्ती तौर पे दर्दों को आराम ला सकते हैं, जो मस्कुलर या बैक पेन की बात कर रहे हैं, लेकिन दवाई बारहा एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो पेन किलर्स होते हैं ये हमारे मैदे पे भी बहुत बुरा असर डालते हैं जब हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं। तो और फिर इसको लेने का भी एक तरीका है, खाली पेट नहीं लेना और एक्सेसिव अमाउंट में लेना, एक सर्टेन पोटेंसी से ज़्यादा नहीं लेना। तो जब दर्द होती है तो हम इतने डेस्परेट हुए होते हैं, हम कहते हैं यार बस हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद हम फक्के मार रहे होते हैं और हम कहते हैं ठीक है दर्द रिलीफ हो रही है, या फिर हम जोर जोर की मालिशें करवाते हैं। ये चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं। इसके अलावा सना ने बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रेज किए, जिसमें बैठना, झुकना, एक्सटेंडेड आवर्स की सिटिंग, एक्सटेंडेड आवर्स का लेटना, एक ही पोस्चर में रहना, ये चीज़ें हमारी दर्द कॉज कर सकती हैं। हमारा एंगल, हमारा लेवल, ये तमाम चीज़ें इस एपिसोड में जिक्र में आई हैं। और आप जब ये देख लें, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपसे कहीं रिलेट करती हैं, तो आप एक दफ़ा अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, कि उसे पूछें कि आपको किसी किस्म की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और इतना डिमांडिंग है, और फिर हमारे इतने सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं कि हम जिस किस्म के कामों में हैं उसकी वजह से हम अपने पोस्चर को लेके कॉम्प्रोमाइज हैं सिचुएशंस। तो इवन डॉक्टर्स हैं, खड़े खड़े सर्जरीज करें कि एक दिन में 8-8, 9-9 सर्जरीज करें, ज्यादा करें, कॉन्स्टेंट एक पोजीशन में है, उनकी दर्दें हैं। जो काम कर रहे हैं घर में उनकी पोजीशन है, जो गार्डनिंग कर रहा है उसकी पोजीशन है। ये सब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, बिकॉज उनका प्रोफेशन एक सर्टेन पोस्चर डिमांड करता है, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन दर्द में मुब्तला होते हैं। तो सना आप कनेक्टेड है हमारे साथ? आई थिंक यू आर स्टिल नॉट कनेक्टेड, बट एनीवेज मैं जैसे आप कनेक्ट हो जाए प्लीज बताइएगा। सो ये तमाम चीजें थी। सना आप मैं चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप जरूर पूछें, अगर आपके क्वेश्चंस आप बाद में पूछना चाहते हैं आप पूछें। हम पर्टिकुलरली, और अगर आप कोई ऐसा चाहते हैं एपिसोड जो कि इस फिजियोथेरेपी के डोमेन में रहते हुए हम सना के साथ करें, तो आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर तमाम अपडेट्स आती हैं। ये कभी कभी होता है कि हम कभी फेसबुक से लाइव जा रहे हैं, कभी हम कहीं से लाइव जा रहे हैं, अगर कोई ग्लिच आ जाए या मेरे जो गेस्ट हैं उनके एंड से कोई ग्लिच आ जाए, तो आप YouTube का मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे तमाम एपिसोड्स जो हैं वो अपलोड होते हैं। YouTube में आप सबीने नाम लिखेंगे, यू विल गेट माय चैनल ओवर देयर, जस्ट सब्सक्राइब टू इट, जस्ट प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जितनी अपडेट्स हों वो आपको मिलती चली जाएं। और वहाँ पर अब एक सीरीज़ है मेड सिटी के साथ हमने अरेंज की है, जिसमें स्किन से रिलेटेड, जिसमें डेंटल से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे एपिसोड हैं जो हम प्लान करिए, गायनी से रिलेटेड। इसके अलावा भी मैं गायनी के एपिसोड्स कुछ कर रही हूँ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कर रही हूँ। अभी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हमारे कुछ एपिसोड्स आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर घर की कहानी है, हर घर के मसाइल हैं हेल्थ को लेकर हमारी, वो मैं एपिसोड्स इंशाल्लाह ताला आई विल डू देम। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर भी, सबीने नाम के नाम से ही है। आप सिर्फ सबीने नाम लिखें, हैशटैग सबीने नाम लिखें, यू विल फाइंड ऑल माय सोशल मीडिया हैंडलिंग पेजेस। सना हमारे साथ आ रही है, बस हम वाइंड अप करेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। पेन को लेकर, अगर आपकी कोई ऐसी पेन है जो आपको तंग करती है, बैक को, फिलहाल चूंकि हम बैक पेन पे बात कर रहे हैं, तो बैक को लेकर अगर कुछ सवाल है तो कीजिए। जी सना, अस्सलाम वालेकुम, आई मीन वेलकम बैक। जी, तो मैं वो पीछे मैंने पूरा वाइंड अप कर दिया है। अब कोई हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है, जो हमारी बैक पेन को लेकर है, लाइफस्टाइल को लेकर है, कि जिसमें हम हाँ बात कर सकते हैं, ताकि हम इसे फिर वाइंड अप करें। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग जो है वो स्पेशलिस्ट के पास जाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रही थी, ये सेशन रखा इसलिए कि आप घर में क्या चीजें अपने अंदर चेंज करके अपने बैक पेन को जो है वो कम कर सकते हैं। मेन जो मसला है वो शुरू तो घर से ही हो रहा है ना, बाय बर्थ तो कोई बैक पेन लेके आया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वही बात हम करें कि डॉक्टर के शायद जाने की जरूरत पड़े भी नहीं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। हम तो बल्कि डॉक्टर से बचा रहे हैं आपको। डॉक्टर के पास जाना तो नहीं भाई, जाना जिसको मसला है आपने जाना जरूर जाना है, देखे ना सना, इसलिए आइए आप। नहीं जरूर, वो तो बात है ना यार, वो तो मुझे लगता है कितना साइकोलॉजिस्ट आजकल हर बंदे को चाहिए ना,
और न्यूट्रिशनिस्ट हर बंदे को चाहिए। उसी तरह से मुझे लगता है कि जो फिजियोथेरेपी का या जो फिजिकल हेल्थ का मामला है ना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मार्जिन है। हम सब जो है ना किसी न किसी दिल से लेके, सर से लेके और जिस्म के लेके हर दर्द का शिकार है। हर कोई घर दिल के में तेज उतर रहा है। हाँ, हर घर में पेशेंट है, हर घर में फिजियोथेरेपी का पेशेंट है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि हमारा अच्छा लाइफस्टाइल चलो ही मुझे एक ऐसा बात होता बताओ, आपके जो पेशेंट्स है उसमें एज ब्रैकेट, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी स्टडी के हिसाब से कि आपके पास कौन सी एज ब्रैकेट या कौन सा जेंडर या कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा आप देखते हो, है। आपकी क्या बहुत स्टडी है इसके ऊपर? बहुत, क्योंकि ओल्ड एज है, ओल्ड एज में डिजनरेटिव चेंजेस तो आने ही आने हैं, उनको एज के साथ मसले आने ही आने हैं। लेकिन यंग्स जो हैं, यंग्स वही बात है, उनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, उनको उनकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए बूढ़ों बेचारों का कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो जैसे देखिए उनका तो एज का, हाँ उनका तो एज का है ना, और मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा हुआ है। हम बेसिकली हमने अपनी बेड़ागर्दियां खुद की हुई है। बल्कि जो हमारे एजेड लोग हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, उनकी डाइट्स हमसे ज्यादा अच्छी हैं आजकल, और पहले भी खाई हुई उनके है। हम लोग तो आजकल वो डाइटिंग पे चले हुए हैं, खाना भी कुछ नहीं और लाइफस्टाइल भी वैसा। तो यंग्स का तो बस बिल्कुल, और फिर वही बात है, हमारे जमाने में ये डिजिटल और टीवी और हर वक्त ही लेटे रहना और हर वक्त वो पूरा काम लेटे लेटे हो रहा है, क्योंकि वो आपके पास मोबाइल या आपके पास पूरा डिजिटली कनेक्टेड है, या आप बैठ कर, मुझे तो समझ में नहीं आती लोग बिस्तर पे बैठ के लैपटॉप पे काम कैसे करते हैं। आई नीड अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट वर्क, टेबल पे आई कैन बैठे नॉट तो वर्क। मैं मैं तो ऊपर से हाइपर इतनी हूँ, मुझे तो प्रॉपर सिटिंग पोजीशन चाहिए, तो टीका लगा के नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल छोटे बच्चे देख लें, 7th 8th क्लास का बच्चा आप देख लें, खाना कुछ नहीं है, चिकन के अलावा कुछ खाना नहीं है, और लेट हाँ के जी। और बस मोबाइल यूज करने हैं। वही है कि बस यंग्स ने अपने आप को खुद खराब किया हुआ, यंग एडल्ट ने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो कुशन्स होते हैं जिनका आपने जिक्र किया था कि ये यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि ये शायद ना हर घर में होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आवर्स में सिटिंग करना, कंप्यूटर पे बैठना, आई थिंक ये हर घर में ही तकरीबन है। ये कुशन्स किस नाम से मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं? कि ये अगर मेरा ख्याल है, मुझे समझ में आता है यार, ये हर घर में कोई एक ऐसा होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आवर सिटिंग्स तकरीबन हर ही जगह है किसी ना किसी वजह से। और स्पेशली जब से कोविड वाला सीन आया है, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो जिस कमरे में और जिस कुर्सी पे बैठते हैं वहां से, ऑफिस में तो होता है ना बंदा इधर उधर मूव करता है, वो भी चीज एक कम हो गई है। घरों से जब से काम करना शुरू हुए हैं तो वो इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी कुर्सी से नहीं उठते लोग कितने कितने घंटे। तो वो कुशंस आई थिंक बच्चों के लिए भी जो लॉन्ग आवर्स पढ़ रहे हैं, आई थिंक जरूरी है। ये है जरूरी कि नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। अब जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, हाँ, जैसे आपने तकिया नहीं बात काम की कि करेगा। तकिए उस तरह से डिजाइन तो नहीं ना हुए होते। वही बात है कि तकिए पे तो खिसक जाना है हमने, फिर वो तुम्हारी कंफर्ट के लिए है। वो नहीं, अगर एक डिजाइन ऐसे कुर्सी है, किए जाते कुर्सी के पीछे मैं तकिया रख लूं, कुर्सी के पीछे तकिया रख लूं और मैं पूरी तरह से पीछे हो जाऊं, तो मैंने सपोर्ट ले ली ना, तो वो तकिया काम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि हिप, हाँ हिप मेरा कुर्सी के अंदर ही है, वो उसको पीछे नहीं सपोर्ट दे रहा ना। आपने अगर इस तरह करना भी है ना, तो ये एक बात, बेड पे भी बैठना है, ये चेयर पे भी बैठना है। करेक्ट पोस्चर तब होगा जब बैक भी बिल्कुल सीधी, और जो हमारा हिप का एरिया है वो पीछे जाके लगा हो। ये चेयर है, ये हिप है, यूं लगा हो। हम बैठते हैं यूं, हिप का एरिया जो होता है वो खाली होता है, ये हमारी पोजीशन है, सिर्फ बैक सपोर्ट होती है। तो उसका क्या फायदा है ऐसे पिलो का? या तो बिल्कुल टिक के बैठे हैं पीछे, फिर है। तो ये जो पिलोज आप कह रहे हो, ये बैक के लिए होती है या इन पे बैठते, या सीट्स होती है, सीट्स होती है या पिलोज होती है, बैक रेस्ट होते हैं? बैक केयर के लिए भी होते हैं और ये बैठने के लिए भी होते हैं। बैक के लिए बैक केयर कुशंस होते हैं, और मतलब जो हिप का एरिया उसके लिए टेल बोन कुशंस होते हैं। जो मैंने जैसे आपको बताया ना कि हिप के एरिया जो है उसको हमने हाइटेड रखना है, वो डिजाइन ही ऐसे किए गए थे। आजकल एक चला हुआ है वो डोनट शेप गोल वाला, वो जी अवॉइड करना चाहिए। जी वो जी। मैंने बड़े वो ठीक नहीं है, उसका क्या फायदा है वो मैंने गोल सुना था वो शेप। पाइल्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज पाइल्स के पेशेंट्स को भी कहते हैं आपने लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, तो इसलिए बीच में से हॉल होता है कि कंप्लीट प्रेशर ना पड़े आपका लोअर एरिया पे। मैं आपको खैर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल एक न्यू चले हुए हैं जिसमें आपको हिप और आपके नीज को लेके जो है वो डिजाइन किया गया है, जो आपके प्रेशर टेल बोन पे आने से बचाता है। वो बैठने के लिए हमारे लिए वो सबसे बेस्ट कुशन है, जिसका आपका बटक टेल बोन एरिया उन्होंने बीच में फ्री छोड़ा हुआ है कि उसमें
प्रेशर ना आए। इसी तरह बैक केयर कुशंस भी होते हैं, बैठने के अलग हैं, बैक के अलग हैं। ये नहीं है कि एक ही को नीचे भी रख लो ऊपर भी, ये डिफरेंट आते हैं और ये यूज करना चाहिए। अब जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कुछ लिखना है, मैं कितनी देर जो है वो चेयर पे यूं यूं हो जाऊंगी, तो बैक केयर अगर पीछे पड़ी होगी तो उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं सीधा भी बैठ सकूंगी। वरना चेयर और सिटिंग उसका जो होता है उसकी तो डेप्थ ही वो होती है कि आप इतनी देर सीधे बैठ ही नहीं सकते हो। तो वो यूज करना बहुत अच्छा है। जहाँ मोबाइल यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, तो कुछ पैसे इन चीजों पे नहीं हम लगा सकते, लगाने चाहिए। आई एम सॉरी, मैं फोन काट रही थी, वो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा भाई, ये जो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सिलसिले में अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं, इनका नाम क्या है, और फिर ये कि ये आप सना से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। ये इनका सारी डिटेल, हॉस्पिटल की डिटेल, ये कहाँ बैठती हैं, इनका राब्ता नंबर, हर चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेड सिटी हॉस्पिटल पैरागॉन सिटी में है, वहां पर सना बैठती हैं। सना पर्सनली भी अगर फिजियोथेरेपी सेशंस हैं तो वो देती हैं। आप उनसे राय भी ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की कि हम जब खुद से सोच लेते हैं ना कि यार ये कर लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये ठीक नहीं है। बिकॉज हमारी अकल, हो सकता है मैं जो बता रही हूँ ना वो जरूरी नहीं है कि वो सही चीज भी हो। अब मैं जिस तरह बैठी बैठी यहाँ सोच रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि यार कुशन रख लो, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, तकिया रख लेते हैं, तकिया भी तो वही काम कर रहा है। लेकिन नहीं, तकिया वो काम नहीं कर रहा, मैं खर्चा बचा रही हूँ बेसिकली, लेकिन लंबा खर्चा डाल रही हूँ। कहाँ? क्योंकि मैं अपनी हेल्थ खराब कर रही हूँ। ऐसे ही है जी। आपका क्वेश्चन खर्चा भेज हेल्थ दिया पे मैंने। करते नहीं नहीं, आई एम सीरियस। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। नो नो, इट्स नॉट दैट कि कुछ चीजें जो जरूरी हैं समझनी। तो अगर मैं अब, जिस तरह मुझे पता है कि मेरी बैक में दर्द होती है और मुझे टेलबोन में भी दर्द होती है, और मेरा लॉन्ग सिटिंग आवर्स का काम है क्योंकि मैं एडिट करती हूँ, मेरा कंप्यूटर पे बहुत काम है, और जब मैं उठती हूँ तो मुझे दर्द होती है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे लोअर क्वेश्चन की जरूरत है या मुझे बैक क्वेश्चन की जरूरत है। तो आई थिंक शी इज द राइट पर्सन टू टेल मी कि मुझे कौन से क्वेश्चन की जरूरत है, रादर देन कि मैं अपना दिमाग लगाऊं। तो अगर ऐसी कोई भी गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो आप सना से राब्ता कर सकते हैं। दूसरा ही कि अगर आप कोई चीज पर्टिकुलरली आपके दिमाग में है कि यार, अब क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट अब हमारे हाथ में है, अब इनको हम जाने नहीं कहीं देंगे, अब तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन, तो उसकी बिना पे हम अपना पूरा पूरा एपिसोड डिजाइन करेंगे कि जिसका आज हमारा लोअर बैक पेन के ऊपर था, और उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ फिजियोथेरेपी की डोमेन में रहकर, जरा मुझे क्विकली बताएंगे कि फिजियोथेरेपी में आप लोग क्या क्या करते हैं? जरा आपने वो आपकी डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी चीजें दी, वेरी टेक्निकल स्टफ, जरा आसान जबान में बताएं क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग करते हैं, किस किस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसमें मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आती हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। मसल पेन तो सबको ही पता है, ये शोल्डर होगी, नेक होगी, बैक पेन होगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि सपोज एक बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद एक उसकी फुल साइड ही पैरालाइज हो गई है, हेमीप्लीजिक है या जो भी है, और ऐसा बंदा बेड पे, ना उसको दवाई ने ठीक करना है ना उसको सर्जरी ने ठीक करना है, वो बंदा बेड रेस्ट पे जिसका एक पाँव भी नहीं हिल सकता, उसको ट्रीटमेंट सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही दे सकता है और वो ही ठीक कर सकता है। बाय बर्थ जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी आपने देखा होगा कुछ की फिंगर्स यूं होती हैं और फुट का मसला होता है, वो सारे ट्रीटमेंट जो है वो भी हम लोग ही करते हैं। न्यूरोलॉजिकल भी, मस्कुलर भी, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज भी, उन सबका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में है। ठीक है। और जिस तरह आफ्टर पोस्ट सर्जरी भी समटाइम्स लोगों को जरूरत होती है टू, जैसे नी सर्जरी हो गई या और चीजें हो गई, उसमें भी। आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्ट सर्जरी होता है, आपको प्लास्टर्स लगे होते हैं, 3-4 महीने तक आप जो बेड रेस्ट पे होते हो बिल्कुल नहीं होते। नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स, पूरे पूरे नी जिनके चेंज हो जाते हैं, उनके बाद में लेग बेंडिंग नहीं, तो वो सबका ट्रीटमेंट जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही है। वो जाहिर है क्योंकि बाद में मूवमेंट्स लिमिट होती हैं, वो फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो यही है, क्योंकि मेडिसिन ने आपकी टांग को हिलाना नहीं है, जस्ट पेन को ट्रीट करना है। तो फिर हम है। ठीक है, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फिजियोथेरेपी प्रोवाइड, नेक पेन हो गई, स्केलेटन मसल्स की हो गई, बोन्स जॉइंट्स की, मसल्स की, लिगामेंट्स की, जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, उस वो सब कुछ भी इसमें कवर हो रहा है, इसके ऊपर भी आप लोग करते हैं। और अदर देन ये जो है अपना फ्रोजन शोल्डर, बड़ा कॉमन लोगों का इशू है फ्रोजन शोल्डर के केस में,
आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एम्प्यूटेशन, यानी अगर कोई हिस्सा पुर्जा कटा है आपका हाथ या कुछ, उसके बाद उसको मस्कुलरी उसको नॉर्मल मूवमेंट में बकिया हिस्से को लाना, ये तमाम चीजें। मस्कुलर पेन हो गया बिकॉज ऑफ एस्थमा, क्योंकि एस्थमेटिक, अच्छा ये जरा सा एक्सप्लेन कर दें कि एस्थमेटिक जो लोग होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो बेचारे इतनी बुरी तरह खांसते हैं, इतनी बुरी तरह उनकी वो एक होती है कि वो उनके पूरे बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्पैज्म में चले जाते हैं। ऐसा ही है या कुछ और भी है? देखिए, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी स्पेसिफिकली होती है, ठीक वो एक है, अलग चीज है, उस पर भी कभी करेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी होती है, उनको वो करवाई जाती है। ठीक है। फिर ये लॉस ऑफ मोबिलिटी ड्यू टू सीरियस इंजरी, ट्रॉमा और जेनेटिक डिजीजेस, ये आपने बताएंगे कुछ कंजेनिटल इश्यूज होते हैं जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है या टेढ़े होते हैं मसल्स या नहीं नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, तो उन्हें किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। फटीग पेन, स्टिफनेस, लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, पेल्विक इश्यूज, बाउल मूवमेंट्स पोस्ट चाइल्ड बर्थ, ये तमाम चीजें मतलब इन्होंने चूंकि मेंशन की हुई थी, तो मैंने कहा ताकि हमें ओरिएंटेशन हो जाए कि यार ये तमाम चीजें, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है कि जिसके अंदर आपको लगता है कि ये चीज आपको बॉदर कर रही है, डू लेट अस नो। अपने क्वेश्चंस फेंके, हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, सना को हम दोबारा तंग करेंगे जब आपके हमारे पास अच्छे टॉपिक्स आते हैं कि हाँ हम इन चीजों पे हम बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सना को हम दोबारा इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे। यस सना, आप हाँ कर रही हैं कि ना कर रही हैं? मैं ये कर रही हूँ, थम्स अप। डन 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 डन, सही हो गया, चले मेरी ठीक तरफ है, से कोई थैंक यू सना। मसला नहीं। हाँ, मैं ऑलवेज रेडी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, ये बड़ा काम है जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब तक हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें अवेयरनेस नहीं मिलेगी, हम रुख नहीं करेंगे, रुख नहीं मोड़ेंगे अपना। तो ये छोटी सी काविश है, इसमें आपने बहुत बड़ा हिस्सा डाला है, मेडिस ने बहुत अच्छा बड़ा हिस्सा डाला है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और हम अब जुड़े रहेंगे और अब हम सब लगे रहेंगे, ठीक हो गया? आपका सबसे बड़ा शुक्रिया तो आपका, जाहिर है आपके थ्रू हम लोगों ने हैं, लोगों को मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच समीन, मुझे इनवाइट करने बहुत के लिए। शुक्रिया। नहीं, थैंक और यू सो जब मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, मैं सिर्फ अभी के लिए आपकी जान छोड़ेंगी, ओके? चले, थैंक यू वेरी मच सना। अब यार ये जो एपिसोड है ना, ये हमारा जिस तरह से हमने प्लान किया था ये वैसे नहीं गया है अनफॉर्चुनेटली, और ये अब एक नए लिंक से गया है, मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, ये भी इंशाल्लाह अब ये फेसबुक पे अवेलेबल है, इसको आप लोग प्लीज बेतहाशा शेयर करें, लोगों को बताएं उनको कहाँ पॉस्चर के इश्यूज है। मैं इसको भी अभी कॉमन कर देती हूँ, ठीक है? तो हमने इवेंट जो जनरेट किया था उस पर ये नहीं गया, अब ये अलग से है, इसको मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी, कल ही मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।